वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो जनरली कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग, तो घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले? ट्रांसलेशन एंड इट्स रेगुलेशन। कहाँ पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ मिलता है हमें फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, और अब तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, जैसे हो गया तुम्हारा IIT, नीट, CUET और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। चलो तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हारा वो टॉपिक है जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि लिखा क्या है बुक में। तो घबराओ मत, मैं आ गई हूँ। क्या लिखा है बुक में वही बताने के लिए पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है। पर उसके पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेंगे। क्यों? अगर थोड़ा सा भी पहले का भूल गए तो जब मैं ये ट्रांसलेशन स्टार्ट करूंगी सब कुछ ऐसे बाउंस होते हुए जाएगा तुम्हारे सर के ऊपर। तो बाउंस नहीं करवाना है, इसलिए एक शॉर्ट रिवीजन होगा। तो जल्दी बताओ, जैसे हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस मतलब कुछ तो पास हो रहा है। वो कुछ तो मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर। बाद में पता चला वो जीन है। जीन कहाँ होता है? डीएनए के ऊपर, मतलब डीएनए के अंदर रहता है। अब हमको पता है कि डीएनए में कुछ काम की चीजें भी होती है, कुछ ना काम की भी चीजें होती है। अगर हम यूकैरियोटिक डीएनए के बारे में बात करें तो जो डीएनए है उसमें कहीं कहीं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पैकेजिंग रहती है, जो कभी भी ओपन नहीं होती। जो डार्क स्टेन होती है, जिसको क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमैटिन। जो लूजली पैक्ड रहती है, जो एक्टिव फॉर्म में रहती है, उसको क्या बोलते हैं? यूक्रोमैटिन। जो लाइट स्टेनिंग लेती है, ठीक है। डीएनए से याद आया, पहले सबसे पहले बताओ कौन सा जेनेटिक मटेरियल आया था? आरएनए आया था। बट ये साइंटिस्ट ने देखा और एवोल्यूशन के साथ ये प्रूफ हो गया कि आरएनए है अनस्टेबल, इसलिए वो जेनेटिक मटेरियल से हट गया। ये अलग बात है कि आज भी कुछ ऑर्गेनिज्म के पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, जैसे तुम्हारा वायरसेस हो गए। पर अब मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म में जो तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल वो क्या है? तुम्हारा डीएनए। क्यों? उसके तीन रीजंस है। तीन रीजंस पूछते हैं। सबसे पहला, डीएनए में डीऑक्सी है तो ऑक्सीजन नहीं है, लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल। डीएनए में थायमीन है, आरएनए में यूरासिल है, अगेन मोर स्टेबल। और तीसरा, जो तुम लोग बोल देते हो कि मैम डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। नहीं भैया, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है, आरएनए डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है, ठीक है। तो ये रीजन मत बोलना, ठीक है, मत बोलना बोल रही हो। चलो अब आते हैं उसके बाद, जब फिर डिस्कवर हो गया कि आरएनए को किसकी तरह काम करवाएंगे? कैटलिस्ट की तरह काम करवाएंगे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हुए, पहले तो ढेर सारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हुए ये बताने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। फिर डीएनए का स्ट्रक्चर आया, स्ट्रक्चर के लिए नोबेल प्राइज मिला किसको? वॉटसन एंड क्रिक को। किस चीज? कैसा स्ट्रक्चर के लिए? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर के लिए, जिसमें उन्होंने बताया कि जो डीएनए है वो बेसिकली एक पॉलीमर है। किसका? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। फिर वो बना किससे है? मोनोमर से। नाम क्या है? मोनोमर, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या रहता है? तीन चीजें रहती है। कौन कौन सी? पहले होता है नाइट्रोजनस बेस, जो दो तरीके के होते हैं, प्यूरिन, पायरिमिडिन। प्यूरिन में आता है ए और जी, और बाकी जो भी बच गया टी, यू और सी, थायमीन, साइटोसाइन, यूरासिल, ये सब कहाँ पे रहे? ये तुम्हारे पायरिमिडिन्स में रहे। फिर उन्होंने बताया कि बेस पेयरिंग्स होती है, ए के साथ हमेशा टी ही बनता है। किस टाइप के बेस में? हमारे कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। और बाकी जो बचा गया मतलब सी और जी, इसमें कैसा बेस पेयरिंग होता है? ट्रिपल कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। फिर उन्होंने बताया कि जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसमें तीन चीजें, नाइट्रोजनस बेस जो मैंने बोला, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप जिसके कारण नेगेटिव चार्ज आता है डीएनए का, और तीसरा होता है तुम्हारा शुगर। कैसी शुगर? राइबो शुगर। डीएनए बोल रहे हैं इसलिए उसका सेकंड पोजीशन में ऑक्सीजन रहेगा क्या? नहीं रहेगा, तभी तो नाम है डीऑक्सीराइबो शुगर। तो ये था पूरा डीएनए के बारे में। फिर हमने डीएनए की पैकेजिंग पढ़ी कि नॉर्मल में अगर मैं सेल लूं, सेल के अंदर इसी सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखूं, तो मुझे जो डीएनए है वो कैसे बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर में दिखेगा, मतलब क्रोमैटिन फाइबर में मिलेगा। एक धागा है जो मेरा डीएनए है, वो एक लूप बन के लूप के फॉर्म में हिस्टोन प्रोटीन बना हुआ है, तो वो एक बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिखेगा। उसी लूप को मैंने न्यूक्लियोसोम बोला, जिसमें अराउंड 200 बेस पेयर्स आते हैं। पर जब वही डीएनए मतलब वो जो डीएनए जिस सेल में है, वो सेल ने बोला भैया अब करना है डिवाइड, तो जब डिवाइड करता है तो वो क्या करता है? पैक होने लगता है। तो वही चीज हो गई, जब कोई चीज अमेजन से ऑर्डर करते हो या फ्लिपकार्ट से या कोई भी ऑनलाइन स्टोर से ऑर्डर करते हो, एकदम पैक वैक होके आती है, बबल रैप होके आती है। तो सिमिलरली जब यही डीएनए अगले सेल में जाना है, मतलब डीएनए का जो ये सेल है वो डिवाइड करने वाला है, तो वो एकदम पैक कर दिया जाता है। किस फॉर्म में? क्रोमोसोम के फॉर्म में।
ये भी तुमने पढ़ा। उसके बाद तुमने पढ़ा कि ठीक है, अगर एक सेल का 2 सेल बनना है, मतलब ये जो डीएनए कंटेंट ऐसा तो नहीं उसको आधा आधा तोड़ देंगे कि भैया आधा तू रख ले और आधा तू रख ले, ऐसा तो नहीं करेंगे। इसी का कंटेंट को डबल करेंगे, मतलब डबलिंग करेंगे। तो डबलिंग ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। ये कहां होता है? एस फेज में होता है। कौन सी? आई वाली फेज के सेल साइकिल के स्टेज में। ये भी हमने पढ़ा। अच्छा, यही जो किसी ने बोला था, वो किसी कौन थे? वॉटसन थे, सॉरी क्रिक थे। उन्होंने क्या बोला था कि उन्होंने सेंट्रल डॉगमा दिया था, डीएनए से डीएनए बनता है, उसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से क्या बनेगा तुम्हारा? आरएनए बनेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। ये सब ऑलरेडी कौन दे चुके थे? हमारे क्रिक अंकल तो नहीं बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद तुमने और क्या पढ़ा था अगर याद आ रहा होगा तो रेप्लिकेशन जब वर्ड आता है तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि एक सेमी कंजर्वेटिव टेक्निक है। ये टेक्निक को प्रूव करने के लिए भी ढेर सारे साइंटिस्ट आ गए थे। हम प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसा है सेमी कंजर्वेटिव टेक्निक है। अलग अलग साइंटिस्ट ने, किसी ने रेडियो एक्टिव लेबल लिया, किसी ने हेवी आइसोटोप ले लिया, सीजियम क्लोराइड सेंट्रिफिकेशन कर लिया। अब कुछ कुछ याद आ रहा है? ये सारी चीजें हम पढ़ चुके। फिर ये प्रूफ हो गया भैया कैसा डिवाइड होता है? सेमी कंजर्वेटिव टेक्निक से। मतलब जो ये एक डीएनए है वो कैसा ओपन हो जाएगा, एक रेप्लिकेशन फोक बनाएगा। एक स्ट्रैंड रहेगी कंटिन्यूअस, एक रहेगी डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और डिसकंटिन्यूअस को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि पीछे चल रही है। कौन करता है? पॉलीमरेज करते हैं। वहां पे हमने बहुत सारी मशीनरी पढ़ी, अलग अलग एंजाइम्स लगते हैं, ठीक है। और फिर हो जाता है रेप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पढ़ा हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो रहा है? इसी डीएनए का क्या बना रहे हम? आरएनए बना रहे हैं। तुम्हारी बुक में एमआरएनए लिखा हुआ है क्योंकि मोर स्पेसिफिकली बात की जा रही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब बोलोगे ट्रांसक्रिप्शन की क्या जरूरत पड़ गई? अरे बाबा, भले सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब रेप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ रही, पर सेल खुद को जिंदा तो रख रहा है। इतना मैं तुमको बोल रही हूं तो मेरे यहाँ की सारी मसल्स कंटिन्यूस काम कर रही। हो सकता है इसमें बहुत सारे प्रोटीन खत्म हो रहे होंगे मेरे सेल्स के अंदर के, मसल सेल्स के अंदर के। तो मसल्स के सेल बोल रहे होंगे अगर समझाना है स्टूडेंट को तो वो प्रोटीन बनाते रहो। मतलब यहां पे ट्रिगर गया कि यहां के सेल्स को प्रोटीन बनाना है। तो प्रोटीन क्या हो गया? प्रोटीन बनाना है तो हमें पता है प्रोटीन तब बनता है जब क्या बनेगा? एक एमआरएनए बनेगा। और प्रोटीन कहां बनता है? साइटोप्लाज्म में बनता है। पर किसके? यूकैरियोटिक सेल के। अब प्रोकैरियोट में क्या साइटोप्लाज्म, क्या न्यूक्लियोप्लाज्म, सब एक ही तो है, सब एक ही जगह बन जाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस यूकैरियोटिक सेल में, मैं तो यूकैरियोट हूं ना तो मैं तो अपना ही बताऊंगी। तो प्रोटीन बनना है क्योंकि यहाँ के मसल्स बहुत काम कर रहे हैं। सिमिलरली तुम ये लेक्चर सुन रहे हो तो तुम्हारे न्यूरॉन्स भी बहुत काम कर रहे हैं, तुम सुन भी रहे हो, तुम्हारे ऑडिटरी मीटर्स से भी सारी इंफॉर्मेशन जा रही है। तो सोचो तुम भी सुन रहे हो तो तुम्हारा भी सेल्स एकदम फटाफट काम करे। हो सकता है वहां भी कोई प्रोटीन गायब हो रहे होंगे या खत्म हो रहे होंगे। तो बाकी सेल्स ने बोला अरे ये मैम का लेक्चर समझना है तो फटाफट प्रोटीन बनाओ। तो सोचो जब तक मैं तुम्हें ट्रांसलेशन समझा रही हूँ, ट्रांसक्रिप्शन समझा रही हूँ, बहुत सारी चीजें हो गई हैं ऑलरेडी। तो प्रोटीन बनना है, सेल ने बोला बाबा इंफॉर्मेशन आई है कि प्रोटीन की डिमांड हुई है। तो सेल ने बोला अच्छा, तो प्रोटीन तो बनता है भैया एक ही जगह जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। पर साइटोप्लाज्म में बनने के लिए जो ये न्यूक्लियस के न्यूक्लियर पोर है वहां से एमआरएनए को बाहर आना चाहिए। अब एमआरएनए कहाँ बनेगा? तो सेल ने बोला चिंता मत करो, मैं बना देता हूँ न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या बनता है? एमआरएनए। एमआरएनए किससे बनता है? डीएनए से बनता है। जल्दी बताओ कौन से वाली जगह से बनेगा डीएनए? वही जो हमने बताया था क्रोमैटिन में कुछ जगह ऐसे एकदम पैक रहती, कुछ जगह ऐसे लूज रहती। तो वही जो लूज जगह है जिसको यू क्रोमैटिन बोलते हैं, जो कैसी रहती है? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहती है, उसी जगह को रीड करेंगे और क्या बनाएंगे? एमआरएनए। ये कुछ इस तरीके से है, अगर तुम्हें याद हो मैंने बताया था। सपोज करो मैंने बोला भले तुम सपोज करो कि तुम कुकिंग में बहुत बेकार हो, एकदम कुछ भी नहीं आता मैम, सिर्फ मैगी बनानी आती। मैंने बोला नहीं, मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर, चलो दम बिरयानी बना के खिलाओ, ठीक है, तुमको ही बनाने। तो तुम क्या करोगे? जल्दी बताओ। बोलोगे मैम हम यूट्यूब लगाएंगे या गूगल बाबा लगाएंगे। करेक्ट, गूगल में टाइप करोगे, जो भी रेसिपी आएगी उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे या वीडियो होगा तो डाउनलोड कर लोगे। अब ये मत बोलना मैम हम ऑनलाइन ही देखने लगेंगे, ठीक है, सुन लो, ठीक है। तो जो तुमने गूगल से इंफॉर्मेशन ली, सिमिलरली हमारे सेल के अंदर इंफॉर्मेशन
कहां से मिल रही है? डीएनए के अंदर। अब जो तुमने स्क्रीनशॉट लिया या फिर एक कॉपी में नोट डाउन कर ली रेसिपी, तो वो किस फॉर्म में की? एक एमआरएनए के फॉर्म में की। फिर जब स्क्रीनशॉट लेके एक्चुअल में तुम प्रोटीन बनाने लगे, प्रोटीन नहीं, रेसिपी बिरयानी बनाने लगे, तो एक्चुअल में हमारे सेल के अंदर ये जहां से ये गूगल था, तुमने ये स्क्रीनशॉट लिया या कॉपी में लिख लिया, ये इंफॉर्मेशन गई बाहर और उससे क्या बन गई? तुम्हारी रेसिपी या फिर प्रोटीन। अब आई कहानी समझ में? तो सोचो, जब तक मैं बता रही हूँ बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हो गई हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? यही प्रोटीन बनाने की रेसिपी, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ऑलरेडी हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके हैं कि डीएनए टू एमआरएनए कैसे बनता है। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो सिंपल होता है, जितना भी डीएनए रहता है उसमें सारी काम की चीजें रहती है, बकवास चीजें कुछ नहीं रहती। पर वही यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का जो डीएनए है, मतलब जो एमआरएनए हमारा फाइनल बनता है, पहले तो इमैच्योर बनता है, फिर उसको मैच्योर किया जाता है, क्योंकि कुछ काम की चीजें है जिसका नाम है एक्सॉन, कुछ बकवास चीजें जो बीच बीच में इंट्रूड की हैं उसका नाम है इंट्रॉन। तो एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो जाती है कि इंट्रॉन को हटाओ, एक्सॉन्स को साथ में जोड़ो, जिसको क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग बोलते हैं। उसके बाद एक और स्टेप तुमने पढ़ी थी, पॉली ए टेल जोड़ो। कौन से? 3' एंड में। और 5' एंड में कैपिंग लगाओ। किसकी कैप लगाओ? मिथाइलेटेड कैप लगाओ। मतलब टोपी एक्चुअल में नहीं, यहाँ पे एमआरएनए पे लगती है, पर किस में? यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, ये तुमने पढ़ रखा था। अब उसके बाद इतना तुमने मेहनत करके एमआरएनए पूरा टीम टाम करके एकदम तैयार किया, अब क्या होगा? अब ये एमआरएनए जाएगा कहाँ पे? न्यूक्लियस के बाहर, थ्रू न्यूक्लियर पोर। और ट्रांसलेशन कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। पर कौन से सेल में? यूकैरियोटिक सेल में। अगर सेम चीज मैंने बोला कि अच्छा बताओ प्रोकैरियोट्स में कहाँ होगा? अरे भैया, प्रोकैरियोट्स में तो डीएनए से आरएनए बनना, मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म में ही हो रहा था। और तुमने एक लाइन बताई थी मैंने कि बहुत बार सिंस जो प्रोकैरियोट के जो डीएनए है, मतलब जो हमारा आरएनए बना है, उसमें कोई बकवास चीजें नहीं होती, मतलब इंट्रॉन्स वेंट्रॉन्स नहीं होते, सारी चीजें एग्जैक्ट रहती है। तो बहुत बार ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट भी नहीं हो रहा है, मतलब डीएनए से एमआरएनए बना भी नहीं है पूरा, और कोने में पूरा क्या होने लगा? प्रोटीन की फोल्डिंग होने लगी। ये हमने पढ़ा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट भी हो रहा है, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि एक ही कंपार्टमेंट में हो रहा है। पर यूकैरियोट में ऐसे हो सकता है क्या? नहीं, पहले हम इंतजार करेंगे कि बनने दो हमारे एमआरएनए भैया को, फिर एमआरएनए भैया बाहर जाएंगे, फिर उनके मदद करने कौन आएंगे? बाकी के 2 आरएनए। कौन कौन से? टीआरएनए और कौन सा? हमारा आरआरएनए। और जब ये तीनों मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम, फिर क्या बनेगा? कहीं जाके फिर हमारा प्रोटीन बनेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हमारा ट्रांसलेशन। याद रखना, जैसे ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप्स थे ना, बताओ कौन कौन से? इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। समवॉट ऐसी ही 3 स्टेप हमारे ट्रांसलेशन में भी होती है, पर थोड़ा ये जो स्टेप है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। अच्छा, अब मैं बोल ही रही हूँ तो जल्दी बताओ कि मतलब रिवाइज करवा देती हूँ कि जब ये ट्रांसक्रिप्शन होता है तो 3 चीजें होती हैं। अच्छा, 3 चीजें मतलब मैम वही 3 स्टेप, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में होता क्या है? वहां पे प्रमोटर वाली जगह पे कौन आके जुड़ता है? पॉलीमरेज भैया। और पॉलीमरेज का पूरा नाम इस केस में क्या रहेगा? किसको पढ़ रहा है जल्दी बताओ? डीएनए को पढ़ रहा है। तो डीएनए डिपेंडेंट बना क्या रहा है? आरएनए बना रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पर एक ही पॉलीमरेज होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में। वहीं अगर मैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करूं तो 3 पॉलीमरेज होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। उसके बाद अगर तुमको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल जीन रहता है ट्रांसक्रिप्शन में। बहुत बढ़िया। जैसे हमारा ये डीएनए है, अब डिसाइड कैसे होगा मैम कि डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड है, उसमें से पढ़ना किसको है? तो किसके बेसिस पे डिसाइड होता था? पॉलीमरेज का। क्यों? क्योंकि भले रेप्लिकेशन हो या ट्रांसक्रिप्शन हो, पॉलीमरेज तो एक ही साइड में क्या करता है? ट्रांसक्राइब करता है। और उस डायरेक्शन का नाम क्या है? 5' एंड टू 3' एंड। सिंस 5' एंड टू 3' एंड पढ़ना है तो पढ़ाई मतलब एक्चुअल में पॉलीमरेज किसको रीड करेगा? इसी के उल्टे स्ट्रैंड को, ऑपोजिट स्ट्रैंड को, 3' एंड टू 5' एंड। तो जिसको रीड करता है उसको क्या हम बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं। समझो बात को। जब देखो क्या समझो, सबसे पहले जब रेप्लिकेशन होता है तो टेम्पलेट कौन बना? दोनों डीएनए की स्ट्रैंड बनी। सुनो मैं क्या बोल रही हूं, जब रेप्लिकेशन हो रहा है तब टेम्पलेट कौन बना? टेम्पलेट कौन बना?
क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। तो कौन बना भैया, दोनों स्ट्रैंड बन गई, बोथ स्ट्रैंड बन गई, ठीक है, बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तब टेम्पलेट कौन बना, तब टेम्पलेट कौन बना, तब टेम्पलेट डिसाइड होगा कि पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में रीड करता है, 5' to 3'. अब तुम बोलोगे मैम जब यहां भी तो वो एक ही डायरेक्शन में रीड कर पा रहा था, 5' to 3', पर दोनों स्ट्रैंड वहां पे टेम्पलेट जैसे हो रही थी। हाँ, क्योंकि हमें जेनेटिक कंटेंट को डबल करना था, कुछ नया नहीं बनाना था। 2 स्ट्रैंड थे, उससे उनको अलग अलग करके 2 अलग अलग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने थे। इसीलिए एक स्ट्रैंड एकदम स्मूथ रहती है विदाउट ब्रेक की, जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और एक स्ट्रैंड रुक रुक के बनती है, जिसको बाद में लाइगेज से जोड़ दिया जाता है, तो उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। पर वो होता था रेप्लिकेशन में, पर ट्रांसक्रिप्शन में तो हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है ना, वही गूगल से स्क्रीनशॉट लेनी है। तो तुम ऐसा करते हो क्या, अब बोलोगे नहीं मैम हम बिरयानी बनाने के लिए तो 2-3 वीडियोस देखते हैं। हाँ, सपोज करो मैंने बोला है बिरयानी बनाओ पर एक ही वीडियो को देख के बनाओ, तो तुमने 2-3 देखो, ऐसी चीज है। जब तुमने टाइप किया यूट्यूब पे कि बिरयानी रेसिपी, तो बहुत सारे वीडियोस आते हैं, पर उसमें से तुम एक टाइम पे एक ही तो वीडियो क्लिक करते हो ना। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ है, तुम्हारे पास 2 स्ट्रैंड है कुछ चीज प्रोसेस करने के लिए, पर तुमने एक ही वीडियो को क्लिक किया, मतलब ट्रांसक्रिप्शन में टेम्पलेट कौन रहेगा, सिर्फ एक स्ट्रैंड रहेगी, और वो एक स्ट्रैंड कौन सी होगी, कौन डिसाइड करता है, पॉलीमरेज डिसाइड करता है। पॉलीमरेज कोड करता है 5' to 3', तो उसका ऑपोजिट स्ट्रैंड बनता है 3' to 5' ऐड करता है टेम्पलेट जैसे। तो फिर दूसरा स्ट्रैंड क्या बन गया, जो कुछ नहीं करेगा मतलब क्या, चिल करेगा, C फॉर चिल, C फॉर कोडिंग। देखो कितना उल्टा है, ये चीज एकदम उल्टी है। नहीं तो बोलोगे मैम आप तो बोलते बायो में हर वर्ड चीख के खुद को बताता है, हाँ बताता है, पर कुछ जगह एकदम उल्टा रहता है। अब इस कोडिंग से ऐसा लगेगा कि ये कोड कर रहा होगा, पर ये कुछ नहीं कोड कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है। तो वापस, तो कोडिंग स्ट्रैंड 5' to 3'। अब जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन में बोला था, मैं बोल रही हूँ सेम वही 3 प्रोसेस होते हैं ट्रांसलेशन में, जो आज पढ़ने वाले। कौन कौन सी, इनिशिएशन, जल्दी बताओ इसमें इनिशिएशन कहाँ से स्टार्ट होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि जिस तरीके से इनिशिएशन यहाँ स्टार्ट होता है ना, सिमिलर उसी पैटर्न में इनिशिएशन ट्रांसलेशन में स्टार्ट होता है, इसलिए मैं सारी चीजें रिवाइज करा रही हूँ। तो देखते हैं, तो जैसे इस ट्रांसक्रिप्शन में 3 तरीके होते हैं, यहाँ पे प्रमोटर होता है, प्रमोटर पे कुछ फैक्टर जुड़ते हैं जो इनिशिएशन कराते हैं। सिमिलरली, अच्छा यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर कौन कराता था, सिग्मा फैक्टर। टर्मिनेशन कौन कराता था, रो फैक्टर, ये तुम पढ़ चुके ऑलरेडी। तो सिमिलरली ट्रांसलेशन में भी प्रोकैरियोट में अलग इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। पर वही यूकैरियोटिक में इनिशिएट कराने के लिए, क्या इनिशिएट कराने के लिए, ट्रांसलेशन इनिशिएट कराने के लिए 10 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। ये अलग बात है, तुम्हारी बुक में किसी के बारे में मेंशन नहीं है, पर मैं बता दूंगी, चिंता मत करो, आई एम देयर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जब मैंने बोला ट्रांसलेशन, तो याद करो मैंने बोला था कि सपोज करो ये रहा ट्रांसलेशन, जल्दी बताओ कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर पोर से कौन निकल के आता है, mRNA। पर क्या सिर्फ अकेला mRNA करवाता है ट्रांसलेशन, नहीं। देखो अभी हमने पढ़ा कि जो ये तुम्हारा जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था तो तुम्हारा टेम्पलेट कौन बन रहा था, मैम टेम्पलेट स्ट्रैंड बन रहा था, पर कौन बन रहा था, एक डीएनए बन रहा था। तो अब जब ट्रांसलेशन होगा तो अब टेम्पलेट कौन बनेगा, आरएनए बनेगा। कौन सा आरएनए, mRNA। पर मैंने बोला था आरएनए कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के, tRNA, mRNA और rRNA। उसमें से mRNA जिसका नाम है मैसेंजर आरएनए, ये देखो रिजल्ट जो है ट्रांसक्रिप्शन का, वो एक्ट करेगा किसकी तरह, टेम्पलेट की तरह। मतलब मैम आप ये बोल रहे हो अब ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस में जो प्रोटीन बनना है, तो प्रोटीन बनता किससे है, प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है। वापस प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है, ठीक है, एक पॉलीमर है। इसका मोनोमर कौन हो गया, जल्दी बताओ इसका मोनोमर कौन है, अमाइनो एसिड इसका मोनोमर है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड अपन को ढूंढ के लाना है, ठीक है, या कोड करवाना है। अच्छा हमने ये जेनेटिक कोड में पढ़ा था, कितने अमाइनो एसिड है प्रोटीन बनाने के लिए, सिर्फ 20। और ये 20 अमाइनो एसिड
कितने बेसिस के कॉम्बिनेशन के से बने हुए हैं? सिर्फ 4। कौन कौन से? ATGC बोलोगे? नहीं नहीं, AUGC बोलोगे। क्यों? क्योंकि ये जितने भी कोडिंग्स है ये एक्चुअली हो कहाँ रहे? एक RNA पे हो रहे, इसलिए T की जगह U आ गया। याद आया? जिसमें तुमने पढ़ा था 64 कोडॉन्स बनते थे। कैसे रहते हैं ये कोडॉन्स? यूनिवर्सल रहते हैं। इसीलिए ट्रांसलेशन वाले टॉपिक के पहले एक बार जेनेटिक कोड और ट्रांसक्रिप्शन जरूर पढ़ के आना, ठीक है? देखो वापस, तो मैंने बोला ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में, ये रहा साइटोप्लाज्म, वहां पे होता है तुम्हारा ट्रांसलेशन। अकेला mRNA कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि mRNA जो ट्रांसक्रिप्शन से बना है वो किसकी तरह काम करेगा? टेम्पलेट की तरह काम करेगा। पर बचे हुए जो दो RNA हैं वो भी चाहिए होते हैं। कौन कौन से? एक हुआ राइबोसोमल RNA और दूसरा हुआ tRNA, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर RNA या फिर एडाप्टर मॉलिक्यूल। अगर ये वर्ड एडाप्टर देख रहे हो और ये वर्ड मैसेंजर देख रहे हो तो कुछ रिजल्ट कुछ याद आ रहा है? इसी चैप्टर का सबसे पहली क्लास में हमने पढ़ा था आरएनए किसकी तरह काम करता है? एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो एक एडाप्टर भी है और एक मैसेंजर भी है। देखो वो पहली लाइन जो हमने पढ़ी थी पहले लेक्चर में, वो अब यहां काम आ रही है, ठीक है? तो हमको याद रखना है क्या कि ट्रांसलेशन कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। किसके? दोनों के। प्रोकैरियोट में भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, यूकैरियोट में भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये अलग बात है कि ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट के न्यूक्लियोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक। उसके बाद सेकेंड थिंग, ट्रांसलेशन में किन किन मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है? तो हमारे तीनों आरएनए की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सा? हमारा राइबोसोमल आरएनए, उसके बाद मैसेंजर आरएनए और उसके बाद टीआरआरएनए, जो एक ट्रांसफर आरएनए या फिर एडाप्टर आरएनए है। अभी तक तुमने सिर्फ एमआरएनए पढ़ा हुआ है, जो अब ट्रांसलेशन में किसकी तरह काम करेगा? एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा। वापस टेम्पलेट क्या है? ये वही डायरी है जो गूगल से पढ़े थे, फिर तुमने स्क्रीनशॉट लिया था या लिख लिया था। तो अब हम इसको पढ़ेंगे और अपनी रेसिपी बनाएंगे। तो रेसिपी का नाम क्या है? बिरयानी नहीं, रेसिपी का नाम क्या है? तुम्हारा प्रोटीन बनेगा। किसको पढ़ के बनाओगे? स्क्रीनशॉट को या डायरी में लिखा हुआ? नहीं, यहां पे किसको पढ़ के बनाओगे? एमआरएनए को पढ़ के बनाओगे। तो जिस भी चीज को पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है और उसके अगेंस्ट उसी का जैसे कुछ मॉलिक्यूल बनाया जाता है, तो जिसको रीड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं, ठीक। और राइबोसोमल आरएनए कहाँ आएगा? ये सारी प्रोसेस करवाने में हेल्प करेगा। सिमिलरली टीआरएनए का आएगा, यही सारी प्रोसेस आएगा। तो अब हम एक एक करके आरएनए देखेंगे, क्योंकि जब हम हर इंडिविजुअल इसका सब यूनिट्स पढ़ लेंगे तभी तो सारी प्रोसेस एक साथ लेके आएंगे। तो चलो देखते हैं टीआरएनए क्या है। अच्छा, जैसे ही वर्ड टीआरएनए आता है तो टीआरएनए का फुल फॉर्म क्या हुआ? मैम ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, जो एक एडाप्टर भी है, ठीक है। एक और नाम है उसका, क्या नाम है? एसआरएनए या फिर सल्यूबल आरएनए। तो अब पढ़ते हैं इसके कैसा दिखता है, कैसे स्ट्रक्चर में है, एक एक करके समझते हैं। क्रिक, वाटसन क्रिक वाले क्रिक, ठीक है। दैट देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म टू रीड द कोड एंड ऑल्सो टू लिंक इट टू अमाइनो एसिड। ये लाइन पढ़ो, सिर्फ इतनी लाइन पढ़ो, फिर मैं बता रही हूं। उन्होंने बोला कि ठीक है भैया, हमारे पास है एक एमआरएनए। चलो जल्दी बताओ एमआरएनए का सीक्वेंस क्या है? 5' to 3', क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में पॉलीमरेज 5' to 3' ही बना सकता है, ठीक है। और बताओ इसमें स्पेशलिटी क्या है? मैम स्टार्टिंग में मिथाइलेटेड कैप होगी, ठीक है भैया, मिथाइलेटेड कैप है, ठीक है, जो हमने ऐड की थी। अगर यूकैरियोट की बात करें, प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, और एंड में मैम टेल होगी। कैसी टेल होगी? पॉली ए टेल होगी, ठीक है, पॉली ए टेल रहेगी, ठीक है। अब बताओ, अब इसमें और क्या खास बात है? मैम सिंस ये मैच्योर्ड है तो इसमें इंट्रॉन्स तो हट चुके हैं, पूरा एक्सॉन ही है, ठीक है। अब बताओ, अब और क्या बोल रही हूँ? देखो अब ये लाइन क्या बोली, देखो, देयर हैज टू बी मैकेनिज्म टू रीड द कोड। अब कोड कहां लिखे हुए हैं? ट्रांसक्रिप्शन में हमने डीएनए से कोड कहां कॉपी कर लिए थे? एमआरएनए में। ये एमआरएनए है, हाँ है। अब यहाँ क्या लिखे हुए हैं? कोड्स लिखे हुए हैं। किस फॉर्म में लिखे हुए हैं? जेनेटिक कोड्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं। अच्छा, जब भी कोई जेनेटिक कोड पढ़ते हैं तो हाँ, ये तुमने ट्रांसक्रिप्शन में भी पढ़ा था, सेम अप्लाई यहाँ करने वाली हूँ। तो सबसे पहला कोड कौन सा होना चाहिए? बोलोगे मैम जो सबसे पहले हो? नहीं, एक इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं। कौन सा होता है? AUG। ये तुमने पढ़ा था जेनेटिक कोड में कि ये जो AUG है ये एक इनिशिएशन कोडॉन तो है, साथ में एक अमाइनो एसिड मीथियोनिन के लिए भी कोड करता है। किसी भी जीन के सबसे पहले AUG ही होता है,
ठीक, जीन नहीं बोल सकते क्योंकि जीन तो डीएनए में है, ठीक है। एक एमआरएनए मतलब अब उसका कॉम्प्लीमेंट्री वहां होगा, अगर यहाँ एयूजी है तो इसके तुम समझ सकते हो कि डीएनए में क्या लगा हुआ होगा, ए के अगेंस्ट टी, ए और सी, ये तुमको पता है। चलो मैं अभी एमआरएनए की बात कर रही हूं, तो सबसे पहला कोडॉन कौन सा होता है, इनिशिएशन कोडॉन, जिसका नाम क्या है, एयूजी। अच्छा, सबसे आखिरी में जहां ये प्रोसेस को रोकनी है कौन सा कोडॉन रहेगा, स्टॉप कोडॉन। तो यहाँ पे कोई भी तीन स्टॉप कोडॉन तुम पढ़ चुके हो, कौन कौन से मैंने याद करवाया था कैसे, सबसे पहले तुम गाओ, यू गा, यू नहीं, सबसे पहले तुम आओ तो यू आ, यू ए, मैं यहाँ लिखते जा रही हूँ, तो यू ए हो सकता है, या फिर तुम गाना गाओ, यू गा, तो तुमने गाना गा लिया, यू जी ए, बहुत बुरा गाना गाया, उल्टी आ गई, तो यू अग, ठीक है, तो यू ए जी, तो ये तीनों क्या है, स्टॉप कोडॉन है। तो किसी भी एमआरएनए के मिथाइलेटेड कैप है, पॉली ए टेल है, उसके स्टार्टिंग में क्या रहेगा, इनिशिएशन कोडॉन, जहां से कहानी शुरू होगी, और एंड में क्या रहेगा, रुकने वाला कोडॉन, भैया रुक जाओ यहीं तक काम करना था, स्टॉप कोडॉन। तो ये 3 कोडॉन है, उसमें से कोई भी एक हो सकता है। वापस जेनेटिक कोड में हम पढ़ चुके हैं, टोटल कितने कोडॉन्स है, 64 कोडॉन्स है। कितने अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, 20। देखो अमाइनो एसिड वर्ड भी पकड़ के रखना भी, ठीक है। अच्छा, 64 में से काम के कितने हैं, सिर्फ 61, क्योंकि ये 3 तो भैया स्टॉप कोडॉन है। अच्छा बताओ, क्या ये स्टॉप कोडॉन किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करते, कुछ नहीं करते, सिर्फ वहीं वेल्ले ऐसे बैठे हुए हैं। तो जब बेचारा कोई आएगा इसको रीड करने के लिए, वो बोलेगा ये तो कुछ करता ही नहीं है। तो जैसे पता चला ये कुछ करता ही नहीं है, मतलब ये प्रोसेस क्या करनी है, रोक देनी है, यहीं तक होनी है। हुआ क्लियर। अब ये जो लाइन लिखी है कि there has to be mechanism to read the code and also to link it to amino acid। तो अब बात समझो कि सबसे पहले ये तो पढ़ना ही है, मतलब हमें एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो इसको पढ़े और साथ में कि इसने पढ़ लिया, अच्छा ये लिखा हुआ है, और उसी का कॉम्प्लीमेंट्री उसको पता चल जाए, एयूजी यहाँ लिखा है, तो जब यहाँ एयूजी लिखा रहता है तो कौन सा अमाइनो एसिड को पकड़ के लगाना है, मीथियोनिन को ही पकड़ के लगाना है। मतलब कोई ऐसा इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल चाहिए जो एक ही टाइम पे यहाँ पे ये जो एमआरएनए में लिखा हुआ है वो पढ़े, साथ में दूसरा अमाइनो एसिड उसके अकॉर्डिंग ढूंढे और पकड़ के लेके आए। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो एक साथ 2 काम करने वाला है, रीडिंग भी करने वाला है, और अमाइनो एसिड इसके कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, इसके कोडॉन के अकॉर्डिंग जो अमाइनो एसिड ऐड करेगा उसी को हम कुछ नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, tRNA। देखो जरा, क्रिक ने क्या बोला कि देयर हैज टू बी ए मैकेनिज्म टू रीड द कोड, रीड भी करना है, मतलब हमें यह समझ में आ रहा है कि इस मॉलिक्यूल में एक साइड रहेगी जहां से रीडिंग होगी, ठीक है, एंड ऑल्सो टू लिंक इट टू अमाइनो एसिड, मतलब दूसरी साइड होगी जहां लिंकिंग होगा, ठीक है, बिकॉज अमाइनो एसिड have no structural specialties to read the code uniquely। अमाइनो एसिड के पास खुद कुछ नहीं है, मतलब भैया एक मॉलिक्यूल की जिम्मेदारी है जो अमाइनो एसिड, जैसे यहाँ वैलिन घूम रहा है, आइसोल्यूसिन घूम रहा है, मीथियोनिन घूम रहा है, तो एक मॉलिक्यूल पढ़े, अच्छा तुम वैलिन हो, चलो तुम आओ, यहाँ पे वैलिन की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, तो मैंने यहाँ से ये पढ़ा कि यहाँ वैलिन की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, ये कोड के फॉर्म में पढ़ा जो एमआरएनए में लिखा हुआ है, और वहां से वैलिन को ढूंढ के लेके आया और यहाँ अटैच किया। कुछ आई कहानी समझ में, मतलब यहाँ नहीं अटैच किया, यहाँ लिखा हुआ था कि ये ऐड करना है। चलो देखो, ये कुछ ऐसा ही है, जब तुम समझो बात को, जब तुम बिरयानी बना रहे हो तो क्या तुम उस YouTube में से, मतलब जो रेसिपी लिखी है उसमें से कुछ निकालते हो क्या, नहीं, वहां सिर्फ पढ़ते हो कि क्या क्या सीक्वेंस चाहिए बनाने के लिए, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो समझो बात को, साइटोप्लाज्म में वो इंग्रेडिएंट्स और वो जितना भी मटेरियल है वो सब वहीं पड़ा हुआ है। मैं YouTube से जो स्क्रीनशॉट ली उससे क्या कर रही हूँ, सिर्फ पढ़ रही हूँ कि अच्छा इसके बाद ये जोड़ना है, अच्छा इसके बाद लहसुन डालना है, अच्छा इसके बाद जो भी लगाना है, तेज पत्ता डालना है, ये मैं पढ़ रही हूँ। तो सिमिलरली हमारे साइटोप्लाज्म में कोई है, और वो कोई कौन है, वो tRNA है जो पढ़ रहा है कि अच्छा अब क्या जोड़ना है, मीथियोनिन जोड़ना है, अच्छा उसके बाद क्या जोड़ना है, वैलिन जोड़ना है। तो उसने जैसे यहाँ पढ़ा, मतलब उसने एक रीडिंग साइड होगी, उसने पढ़ा और यहाँ साइटोप्लाज्म में से अमाइनो एसिड को ढूंढा और जोड़ दिया। अब ये मत पूछना कि मैम अमाइनो एसिड कहाँ से आया साइटोप्लाज्म में, सेल ने पहली बात कुछ
खुद अमाइनो एसिड सेल खुद सिंथेसाइज कर सकता है। ये तुमने 11th ग्रेड में पढ़ा होगा कि अमाइनो एसिड भले 20 टाइप्स के हैं, पर उसमें से भी हम 2 टाइप पढ़ते हैं, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल। तो इसे नॉन इसेंशियल जो हमारा सेल खुद बना लेता है, इसेंशियल जो हमारे सेल नहीं बना पाते, जिनको खाने के साथ लेना पड़ता है। तो जब हम कोई भी प्रोटीन कंटेंट खाते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वो ब्रेक डाउन होकर प्रोटीन एट द एंड किस फॉर्म में आता है, अमाइनो एसिड में, और हमारे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू सारे अमाइनो एसिड सारे सेल तक पहुंचाए जाते हैं। अब आई बात समझ में कि साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड कहां से आया, तो वो वहां से आया। एक कुछ सेल्स ने खुद बना लिए, और दूसरा जो डाइटरी सप्लीमेंट से वो अमाइनो एसिड पड़े थे। हुआ क्लियर? तो ये जो मॉलिक्यूल है कौन है, वो टीआरएनए, जिसने क्या किया, रीडिंग भी की और साथ में अमाइनो एसिड को अटैच भी किया। ऑल्सो लिंक टू द अमाइनो एसिड, बिकॉज अमाइनो एसिड के पास खुद कुछ ऐसा स्पेशलिटी नहीं है जो खुद डायरेक्ट जाके क्या कर ले, रीड कर ले। मतलब ऐसा नहीं होता कि वैलिन घूमते घूमते गया, उसने बोला अच्छा मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ लगी है, चलो अब मैं अटैच हो जाता हूँ इसी सीक्वेंस में। नहीं, वो बोलेगा किसी को बुलाओ जो, मतलब सोचो कितना अमाइनो एसिड वीआईपी है, वो बोलेगा किसी को बुलाओ जो पहले वहां पढ़े कि मेरी जरूरत है क्या, फिर मैं आऊंगा, मेरे को लेने के लिए भी आओ। तो ये जो किसी को, जो कोई मॉलिक्यूल है, वो कौन है, तुम्हारा टीआरएनए है। क्लियर? अब देखो, द प्रेजेंस ऑफ एन एडाप्टर, इसलिए टीआरएनए किसकी तरह काम करता है, एडाप्टर की तरह। अरे तुम जो चार्जिंग करते हो, तुम एडाप्टर ही लगाते हो कि नहीं सॉकेट में, बताओ वो क्या करता है। तुम डायरेक्ट मोबाइल उठा के ऐसे ऐसे लगा देते हो सॉकेट में, चार्ज हो जाएगा, नहीं होता। तुम्हें बीच में कोई चाहिए होता है जिसका नाम एडाप्टर होता है, जिसमें तुम अपनी केबल ज्वाइन करते हो। वो केबल किससे जुड़ी रहती है, तुम्हारी मोबाइल से या लैपटॉप से, और बाकी वो एडाप्टर एक्चुअल का इलेक्ट्रिक सप्लाई लेता है। तो ये टीआरएनए भी क्या है, एडाप्टर। उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक सप्लाई लिया मतलब किस फॉर्म में लिया, एमआरएनए को पढ़ के लिया कि हाँ यहाँ पे इस कोड की जरूरत है, और किसको सप्लाई किया, मतलब सप्लाई इन द सेंस यहाँ पे कौन सी चेन बनाते चलेगा, वो अमाइनो एसिड को साथ में जोड़ता चलेगा। अब हुआ क्लियर कि टीआरएनए किसकी तरह है, एक एडाप्टर की तरह है। चलो, द प्रेजेंस ऑफ एन एडाप्टर मॉलिक्यूल दैट वुड ऑन वन हैंड, एक साइड में क्या करेगा, रीड करेगा कोड, एंड ऑन द अदर हैंड क्या करेगा, साथ में तुम्हारा मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड की चेन स्पेसिफिक जोड़ता चलेगा। तो इसी चीज के लिए जो टीआरएनए है उसमें कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती है, वो हम देखेंगे। तो देखो जरा, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ये नीचे क्या हुई, कैसे पहचाना कि ये एमआरएनए, ये मत बोलना मैम वहां लिखा हुआ था, लिखा तो हुआ था, पर इसका अगर तुम पोलैरिटी देखो तो 5' एंड टू 3' एंड, तो ये क्या रहेगा, एक एमआरएनए। क्यों, क्योंकि ये किसने बनाया, एक पॉलीमरेज ने बनाया, और पॉलीमरेज 5' टू 3' एंड ही बना सकता है। हुआ क्लियर? अब देखो, तो इसको पढ़ा, अब पढ़ने के लिए एक साइट चाहिए, तो टीआरएनए में एक साइट है जहां पे क्या रहता है, रीडिंग साइट। वहां पे इसी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या जुड़े रहते, देखो एमआरएनए में रहेगा कोडॉन, समझो बात को, ये रहा तुम्हारा एमआरएनए, यहां पे लिखे हुए कोड। अब इसी के, अब जैसे मैंने बोल रही हूं कि मैंने ये कोड पढ़ लिया, ठीक है, अब ऐसे समझो ये कोड कैसे पढ़ा जाते हैं, स्पेसिफिक रहते हैं। अब मैं बोल रही हूँ, सपोज करो ये पेन है और इसका ढक्कन है, ठीक है, तो मैं ही बोल सकती हूँ इस पेन में कोई भी ढक्कन लग जाएगा, नहीं, इसी का ढक्कन लगेगा जो इसी कंपनी का होगा, करेक्ट। अब ये मत बोलना नहीं मैम हमारे पेन में दूसरे भी ढक्कन लग जाते, छोड़ो उसको, मैं बोल रही हूँ स्पेसिफिक है। तो सिमिलरली जैसे ये पेन और पेन का कैप स्पेसिफिक होता है, सिमिलरली कोडॉन्स और एंटी कोडॉन में क्या रहेंगे, स्पेसिफिक रहेंगे। मतलब अगर यहाँ पे AUG लिखा है तो इसका एंटी कोडॉन कैसे रहेगा, एकदम स्पेसिफिक रहेगा। A है तो A के ऑपोजिट क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ, T आना चाहिए, T आएगा क्या, यहाँ पे U आएगा। चलो, U है तो क्या आना चाहिए, U किसके अगेंस्ट लगता है, A के अगेंस्ट, और G है तो क्या आना चाहिए, C आना चाहिए। तो जहां पे कोडॉन्स है, कोडॉन्स को पढ़ने के लिए उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कौन बनेगा, एंटी कोडॉन, और इसी तरीके से ये पढ़ता है। तो पढ़ने के लिए कौन है, टीआरएनए। टीआरएनए की वो स्पेसिफिक साइट जहां पे ये सारी चीजें पढ़ी जाएंगी उसको क्या बोलते हैं हम, एंटी कोडॉन बोलते हैं। अब एक फंक्शन तो हो गया भैया कि पढ़ लिया कोड विद द हेल्प ऑफ एंटी कोडॉन साइट, पर दूसरी जगह कौन सी हुई, अरे वो अमाइनो एसिड जुड़ेगा, तो दूसरी कौन सी साइट हो, यहां देखो ये लिखा है सीरीन। तो सीरीन क्या हुआ, ये वो साइट है जहां पे वो अमाइनो एसिड आके अटैच होगा। तो यहां से मतलब मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकती हूँ अभी, कि जो सबसे पहले बात समझो कि हमारा जो टीआरएनए है उसका एक स्पेसिफिक शेप है, जो अभी आगे आएगा लेक्चर में, मैं बता देती हूँ किस टाइप का शेप है, क्लोवर लीफ शेप। अब क्लोवर
ताश खेले होंगे, ताश में जिसको चिड़ी बोलते हैं, है ना, तो चिड़ी का जो पत्ता है वो समवॉट क्लोवर जैसा दिखता है, ठीक है। अब तुमने ऐसा पत्ता देखा होगा, यूं यूं यूं। अब मैं बोल रही हूँ इसको उल्टा कर दो, इन्वर्टेड क्लोवर बना रहे हैं, ठीक है। उल्टा कर रहे हो मतलब आप कुछ ऐसा 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 और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा, तो इस तरीके का कुछ हमारा टीआरएनए का मॉलिक्यूल दिखता है, तो उसका नेम क्या है, क्लोवर शेप लीफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब उसी क्लोवर शेप लीफ स्ट्रक्चर में एक साइड, अब बोलोगे मैम ये भी तो टीआरएनए, पर ये कौन से एंगल से क्लोवर लीफ शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है? हाँ, ऐसा नहीं दिख रहा, पर होता वो क्लोवर लीफ शेप स्ट्रक्चर ही है। कैसे रहता है? ये एक हुआ, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एक साइड रहती है वो क्या करती है, ये वाली साइड पढ़ेगी कि एमआरएनए में क्या लिखा हुआ है, तो उस स्पेसिफिक जगह को क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं एंटीकोडॉन बोलते हैं, ठीक है। और वही दूसरी जो साइट रहती है वो क्या करेगी, अटैच करेगी। देखो यहाँ मैंने एरो बना के रखा है, तो वहां पे क्या होगा, जो तुम्हारा उसी का स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होगा वो ऐड होगा, दिख रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो टीआरएनए है उसमें भी 5' एंड और 3' एंड है, क्योंकि बाबा सारे आरएनए एक साथ एक जगह ही रहते हैं जो कोड होते हैं। हुआ क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं। तो चलो देखते हैं, तो सबसे पहले ये मिटा दिया जाए। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे पिछले वाले पिक्चर में, बोलोगे मैम ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आरएनए कैसे है, मतलब टीआरएनए कैसे है? तो जो टीआरएनए है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, वही अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, टीआरएनए हैज अ एंटीकोडॉन लूप, है ही एंटीकोडॉन लूप, अभी तो तुमने देखा, मतलब नीचे है तुम्हारा क्या, एमआरएनए, ठीक है, और उसके ऊपर जो कोड्स रीड करने के लिए एक दूसरी साइट है, किस पे, टीआरएनए पे। याद करो थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, टीआरएनए में 2 चीजें होती हैं, कौन कौन सी? एक वो पढ़ेगा कि जो तुम्हारे एमआरएनए में लिखा क्या है, और उसके अकॉर्डिंग दूसरी साइट रहेगी, अगर यहाँ दिख रहा है तो वहां पे क्या ज्वाइन रहेगा, एक अमाइनो एसिड, जो इस केस में क्या है, सीरीन है, इस केस में क्या है, ट्रिप्टोफैन है। हुआ क्लियर? अब देखो जो ये वाला स्ट्रक्चर बोल रहा, क्या ये लाइन बोल रही है, देखते हैं। टीआरएनए हैज अ एंटीकोडॉन लूप दैट हैज बेस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड, बट ऑब्वियस अगर कोई चीज पढ़ रहा है तो सपोज यहाँ लिखा है AUG, तो बट ऑब्वियस इसका उल्टा तुम्हारे टीआरएनए के एंटीकोडॉन लूप में लिखा होगा। कैसे पता चला? यहां देखो जरा ध्यान से, बुक का ही डायग्राम है, ये है तुम्हारा क्या, mRNA, ठीक है, जो किसकी तरह काम करेगा, एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा, और ये कोडॉन की तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें हमारी मेन इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। इसको पढ़ने के लिए तुम्हारा जो टीआरएनए, जो अभी टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, अभी दिख रहा है टेढ़ा मेढ़ा, बेसिकली जो टीआरएनए उसको 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो मैं बता रही थी उसको क्लोवर लीफ शेप बोलते हैं। क्लोवर मैंने बताया था, ताश तो खेलते ही होगे, तो उसमें जो चिड़ी आती है, तो चिड़ी जैसा ही कुछ स्ट्रक्चर हम क्या बोलते हैं कि टीआरएनए का है, ठीक है। और जब उसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखता है, आप बोलोगे मैम ये तो चिड़ी जैसा स्ट्रक्चर किसी एंगल से नहीं लग रहा। हाँ, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जिसको जनरली रेफर किया जाता है कि इन्वर्टेड एल है। अब बोलोगे मैम ये तो एल भी नहीं लग रहा। हाँ, नहीं लग रहा, पर जब साइंटिस्ट ने इसको देखना शुरू किया, डिस्कवरी शुरू की, तब उनको पता चला, तो उन्होंने उनको जो शेप एकदम अप्रोक्सीमेटली उसके जैसा लगा तो उन्होंने बोल दिया, ठीक है। अब तो देखो जो टीआरएनए उसमें 2 जगह है, कौन सी? एक है एंटीकोडॉन जो क्या करेगी, कोड्स को पढ़ेगी, और बट ऑब्वियस अगर यहाँ पे AGU लिखा है तो उसका ऑपोजिट बोलने से ज्यादा करेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन कहाँ लिखा होगा, टीआरएनए पर लिखा होगा। दूसरी कौन सी जगह है, जहां पे एक अमाइनो एसिड अटैच होगा। तो चलो देखते हैं क्या लिखा है। टीआरएनए हैज एंटीकोडॉन लूप, हाँ पता चल गया, दैट हैज बेस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड, तो यहाँ वर्ड क्या याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा ये बताओ मेरे को, अगर एमआरएनए में लिखा हुआ है ए, तो जो टीआरएनए के एंटीकोडॉन में क्या लिखा हुआ होगा? याद रखना, टी मत बोलना। अब हमें पता है एक ही जगह टी लगता है, पर सिर्फ डीएनए में जो सामने वाला एंटीकोडॉन है वो खुद क्या है, एक आरएनए। कैसा आरएनए? टी आरएनए। तो आरएनए में भी टी की जगह क्या रहेगा, यू ही रहेगा, ठीक है। चलो अब देखो, एंड इज ऑल्सो हैज अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड, वो तो दिख ही रहा था जहां पे सीरीन लगा हुआ था, ठीक है, टू विच इट बाइंड टू अमाइनो एसिड।
tRNA आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमाइनो एसिड। अगर याद होगा मैंने बोला था कि tRNA के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी, सबसे पहले तो पढ़ो कि mRNA में क्या लिखा हुआ है, और साथ में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग किसको ढूंढो, अमाइनो एसिड को ढूंढो, और हर tRNA के ऊपर। अब बोलोगे मैम तो क्या tRNA का मॉलिक्यूल एक ही होता है? नहीं, बहुत सारे tRNA होते हैं। समझो बात को, देखो mRNA एक ही होता है, मतलब एक ही स्ट्रैंड आई है जो ट्रांसक्रिप्शन में बनी है, न्यूक्लियस में बनी है, बाहर आई है, पर किस में? ये यूकैरियोट में बता रही हूं, ठीक है। प्रोकैरियोट में होती तो वो वहीं बन जाती और साथ साथ में ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाता। पर यूकैरियोट में एक ही स्ट्रैंड mRNA का बना है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर पोर से बाहर आया है, बाहर आके वेट कर रहा है। किसका वेट कर रहा है? तुम्हारे tRNA मॉलिक्यूल का। tRNA मॉलिक्यूल बहुत सारे रहेंगे, हर tRNA के ऊपर अपना अपना अमाइनो एसिड होगा। देखो ये वही चीज है जैसे मैं बता रही थी कि अगर मैंने तुमको बोला बिरयानी बनाओ, ठीक है, वापस बिरयानी का एग्जांपल लेते हैं। अब तुमको तुम्हारे घर में, तुम्हारे किचन में सारी चीजें रखी हुई हैं, पर तुमको सीक्वेंस नहीं पता है कि कौन से सीक्वेंस में क्या ऐड करना है। तो ऐसे समझो बिरयानी बनाने के लिए जो तुमको वेजिटेबल्स चाहिए, है ना, जो सब्जियां चाहिए, चावल चाहिए, जो भी सारी चीज मसाले चाहिए, वो सब क्या हो गए? इंडिविजुअल एक एक tRNA हो गया, जो अपना अपना कुछ स्पेशल उसमें कुछ कैरी कर रहा है, ठीक है, इंग्रेडिएंट कैरी कर रहा है, पर तुमको सीक्वेंस नहीं पता। तो सीक्वेंस कहां से पता चला? सबसे पहले तुमने वो सीक्वेंस किससे पूछा? मैम गूगल से ही पूछेंगे। तो गूगल क्या हुआ तुम्हारे सेल के अंदर? DNA हुआ, जहां पे मेन कंटेंट लिखा हुआ है। अब या तो तुमने उसको एक कॉपी में नोट डाउन कर लिया, या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो जो तुम्हारा स्क्रीनशॉट है या कॉपी में नोट डाउन किया है, वो क्या हुआ? तुम्हारा mRNA। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम भी कुछ बनोगे थोड़ी देर में, अभी पता चलेगा तुम कौन बनोगे इस वाली इसमें। अब तुमने क्या किया कि सपोज करो mRNA पढ़ा कि अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ सपोज करो तेज पत्ता डालना है, तो तुमने एक स्पेसिफिक tRNA लिया जिसमें सिर्फ तेज पत्ता ही था। tRNA मतलब एक कंटेनर लिया जिसमें तेज पत्ता ही रखा हुआ था। तो कुछ इस सिमिलरली इसी पैटर्न में ट्रांसलेशन होता है। mRNA आ गया, अब tRNA क्या करेगा? उसको पढ़ेगा, अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है, उसी अकॉर्डिंग, उसी एंटीकोडॉन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? एक अमाइनो एसिड आएगा। तो सिर्फ एक tRNA है क्या? नहीं, ढेर सारे tRNA, और हर tRNA के ऊपर अपना अपना एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अटैच्ड है। हुआ क्लियर? अच्छा जल्दी बताओ कितने अमाइनो एसिड है? मैम 20 अमाइनो एसिड्स है, अगर याद होगा तो तुमको। अच्छा कितने कोडॉन से कोड किए हुए हैं? 64 कोडॉन से। मतलब सीधा सीधा लॉजिक हुआ, अगर मैं एक tRNA देखूं, अब जैसे ये हुआ तुम्हारा एक tRNA, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा बहुत तुमको फिर भी क्लोवर लीफ शेप दिख रहा होगा, है ना, जैसे चिड़ी जैसे, बस उल्टा किया हुआ है। तो देखो ये हुआ उसमें कौन सी साइड? एंटीकोडॉन साइड। अब ये एंटीकोडॉन साइड मतलब बेसिकली कोड ही, पर एंटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो mRNA को रीड करने वाला है, इसलिए एंटी वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो ये कोडॉन साइड टोटल अपने पास कितनी होंगी? 64, क्योंकि 64 कोडॉन्स होते हैं, ठीक है। पर क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं। अगर याद होगा तो हमने पढ़ा था जेनेटिक कोड में 64 कोडॉन्स तो होते हैं, पर उसमें से काम के कोडॉन्स कितने रहते हैं? 61, क्योंकि जो 3 कोड्स रहते हैं उसका ऑपोजिट कुछ नहीं होता। और मैं अभी इतने देर से क्या बोल रही हूँ कि ये जो तुम्हारा tRNA है वो अपने साथ क्या लेके आएगा? एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लेके आएगा। मतलब ऐसे ढेर सारे tRNA हैं और हर tRNA पे ऊपर क्या लगा हुआ है? अपना अपना इंडिविजुअल अमाइनो एसिड लगा हुआ है। फिर जो तुमको याद करो, तुमने जेनेटिक कोड में पढ़ा था कि अगर यहाँ पे सपोज करो AUG लगा हुआ है, तो AUG किसके लिए कोड करता है? खुद बताओ। बट ऑब्वियस मतलब ये अमाइनो एसिड कौन हुआ तुम्हारा? मीथियोनिन। तो कुछ आ रही है कहानी समझ में कि ठीक है मैम, mRNA तो एक है जो टेम्पलेट की तरह काम करेगा ट्रांसलेशन में, tRNA ढेर सारे, हर tRNA अपना अपना अमाइनो एसिड कैरी कर रहा है, और जो यहाँ पे अमाइनो एसिड कैरी कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसके जो एंटीकोडॉन वाली साइड पे, वहां पे उसका इसी के अकॉर्डिंग क्या रहेगा? कोड लिखा हुआ होगा। ये मैं बोल रही हूँ इतने देर से। अब ये पता, अब बोलोगे मैम ये पता कैसे चलेगा कि इसी को अटैच होना है? तो ये जो मैकेनिज्म होती है ये हिट एंड ट्रायल मैकेनिज्म, ये तुम ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ोगे कि जहाँ पे साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस हो रही है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे जब मैं ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगी, ठीक है, ट्रांसलेशन जैसे जैसे होता चलता है आगे आगे, एंटीकोडॉन्स
मतलब मूव होते चलते, ढेर सारे टीआरएनए हैं वहां पे, ठीक है। तो हर टीआरएनए आके देखेगा अच्छा मैं इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री फिट हो रहा हूं क्या, अगर फिट हो रहा होगा तो फिर आगे की जो प्रोसेस है, जो अमाइनो एसिड की चेन बनती चलती वो शुरू होगी, ठीक। तो अभी के लिए वो इतना एकदम जंप मत करो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो अभी तक क्या समझ में आया, एमआरएनए है जिसमें क्या है, बट ऑब्वियस तुम्हारा अच्छा ट्रांसलेशन कैसे, वही 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। फिर तुम्हारा एमआर क्या क्या लगता है इसमें, एमआरएनए लगता है जो ट्रांसक्रिप्शन में बन के आया है, ठीक है। वहां पे जो कोड्स है कौन पढ़ता है, दूसरा वाला आरएनए जिसका नाम क्या है, टीआरएनए, इसलिए उसको ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं। अच्छा, ट्रांसफर आरएनए का शेप कैसे रहता है, 2 डायमेंशनल में रहता है क्लोवर लीफ शेप, और 3 डायमेंशनल में रहता है इन्वर्टेड एल, ठीक है। उसमें 2 साइड्स होती हैं, एक कौन सी साइड होती है, एंटीकोडॉन वाली, और दूसरी कौन सी होती है, अमाइनो एसिड वाली। वापस बताया मैंने, जो अमाइनो एसिड यहां लगा रहेगा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री, उसी का जो कोड करने वाला एंटीकोडॉन वो यहां पे लगा हुआ रहेगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, एंड इट ऑल्सो हैज द अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड, तो ये क्या हुआ, अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड हुआ, टू विच इट बाइंड टू अमाइनो एसिड, टीआरएनए हैज अ स्पेसिफिक फॉर ईच अमाइनो एसिड। मतलब सीधा सा लॉजिक है, एक टीआरएनए नहीं है, बहुत सारे टीआरएनए। अगर मैं पूछूं चलो बताओ कितने टीआरएनए हो सकते हैं, तो बोलोगे मैम ये तो कितने भी हो सकते हैं, मैं कितने मतलब क्वांटिटी पूछ रही हूँ, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। अच्छा कितने इन द सेंस कितने अमाइनो एसिड के टीआरएनए होंगे, सीधा सा लॉजिक, जितने अमाइनो एसिड है प्रोटीन को बनाने के लिए 20, तो 20 टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। कल मैंने बताया था ये अमाइनो एसिड आए कहाँ से, या तो सेल ने खुद बना लिए, जो आता है तुम्हारा नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में, और अगर एसेंशियल होगा तो वो ऑर्गेनिज्म ने उसके डाइटरी सप्लीमेंट से कंज्यूम किया होगा, इसीलिए प्रोटीन खाना इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, इनिशिएशन देयर इज another specific tRNA that is referred to as initiator tRNA। तो ये जितने, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे जो मैंने पिक्चर बनाया है वो बेसिकली इनिशिएटर tRNA हुआ, क्यों। अच्छा बताओ, ट्रांसक्रिप्शन पूछ रही हूँ, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शुरू कब होती है, कौन से कोड से, तो बोलोगे मैम AUG, क्योंकि AUG को इनिशिएटर कोडॉन भी बोलते हैं, और AUG जो इनिशिएटर कोडॉन है जो और मिथियोनिन के लिए भी कोड करता है। तो सिमिलरली अगर तुम्हारे mRNA के ऊपर AUG लिखा हुआ है तो बट ऑब्वियस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा। तो बट ऑब्वियस ये इतना क्लियर हो गया कि जो इनिशिएटर टीआरएनए होगा, अगर यहाँ पे तुम्हारा और कोई भी चीज के स्टार्टिंग में क्या लिखा रहता है, कोई भी एमआरएनए के बिगिनिंग में क्या लिखा रहता है, AUG, एंड में क्या लिखा रहता है, स्टॉप कोडॉन, जो 3 तरीके के होते हैं, युगा, युआ और युअग, ठीक है। तो AUG का ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ने वाला कौन सा रहेगा, एंटीकोडॉन। A है तो यहाँ क्या होना चाहिए था T, पर T है आएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक RNA, तो यहाँ क्या आएगा U है तो क्या आना चाहिए, बट ऑब्वियस A, और G है तो क्या आना चाहिए, C आना चाहिए। तो ये जो स्टार्टिंग वाला अभी वो मिथियोनिन के लिए कोड नहीं करेगा, याद रखना है अपन को, क्यों, क्योंकि हर कोड का क्या है, अलग अलग अमाइनो एसिड है, ये हम पढ़ चुके हैं जेनेटिक कोड में, ठीक है। तो जैसे ही जो पहला टीआरएनए इनिशिएशन वाली प्रोसेस स्टार्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशिएटर टीआरएनए। चलो आगे देखते हैं, देयर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन्स। तो सोचो, अगर तुमको याद होगा हमने पढ़ा था कोडॉन्स में, वापस जेनेटिक कोड में 64 कोडॉन्स होते हैं, उसमें से काम के कितने रहते हैं, 61, बाकी की 3 को स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। बेसिकली मतलब उसके अगेंस्ट कोई टीआरएनए है ही नहीं। समझो ना बात को, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो एमआरएनए है, एमआरएनए को पढ़ने के लिए क्या है, तुम्हारा एक टीआरएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और हर टीआरएनए क्या लेके आ रहा है, अपने साथ एक अमाइनो एसिड लेके आ रहा है, करेक्ट। अब मैं बोल रही हूं कि सपोज करो इस टीआरएनए ने पढ़ भी लिया कि जो एमआरएनए पे क्या लिखा है, उसने देखा कि एमआरएनए पे स्टॉप कोडॉन लिखे हुए हैं, पर हमको पता है स्टॉप कोडॉन कोई भी अमाइनो एसिड प्रोड्यूस नहीं करता, तो ये टीआरएनए क्या खाली मॉलिक्यूल आएगा, नहीं, सिंस स्टॉप कोडॉन का कोई ऑपोजिट, मतलब ये जो कोड्स है उसका एंटीकोडॉन का जो अमाइनो एसिड कोई बनता ही नहीं है, किसके, स्टॉप कोडॉन के केस में, तो कोई टीआरएनए भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जैसे ये जब पूरी रिएक्शन चल रही होगी, जो राइबोसोम का यूनिट आगे आगे मूव करता चलेगा, याद रखना जैसे ट्रांसक्रिप्शन में पॉलीमरेज होता है, रेप्लिकेशन में पॉलीमरेज होता है, ट्रांसलेशन में राइबोसोम आएगा, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो अभी के लिए राइबोसोमल आरएनए याद रखो। तो सिमिलरली वो राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स जैसे जैसे आगे मूव करता चलेगा, तो जब उसने देखा कि अरे
mRNA पे क्या है, यहाँ पे तो स्टॉप कोडॉन है। अब वो सोचेगा चलो यहाँ स्टॉप कोडॉन लिखा हुआ है तो इसका जो एंटी कोडॉन है और इसका जो हर एक टीआरएनए अपना अपना अमाइनो एसिड लेके घूम रहा है, वो आके यहाँ लग जाओ। पर उसको याद आया कि स्टॉप कोडॉन के अगेंस्ट तो कोई अमाइनो एसिड है ही नहीं। मतलब मैम आप ये बोलना चाह रहे हो, सही समझ रहे हो, कि जैसे जैसे पॉलीमर राइबोसोम आगे बढ़ा तो वहां पे कोई आए, वो बेचारा वेट कर रहा है कि कोई तो आ जाओ, कोई तो टीआरएनए अपना अमाइनो एसिड लेके आ जाओ, स्टॉप कोडॉन वाली जगह पे लग जाओ। पर भैया टीआरएनए जो इस वाली जगह है जहां स्टॉप कोडॉन है, उसका तो ऑपोजिट टीआरएनए मिलता ही नहीं है, तो कोई आएगा कहां से? सिर्फ 20 ही तो अमाइनो एसिड है, और वो 20 अमाइनो एसिड्स सिर्फ 61 कोडॉन से कोड होते हैं। बाकी के जो 3 है जो स्टॉप कोडॉन, वो तो कुछ करते ही नहीं, मतलब सिर्फ ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो बेचारा ये राइबोसोम वेट कर रहा है कि कोई तो आएगा इसके ऑपोजिट, कोई तो आके अटैच होगा, कोई आ ही नहीं रहा। तो यहीं पे ट्रांसलेशन क्या हो जाती है? रुक जाती है। देखो जरा, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए हैज बीन डिपिक्टेड दैट लुक लाइक क्लोवर लीफ शेप, यही वाला जो शेप मैंने बनाया है। इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द टीआरएनए इज अ कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल which look like inverted L। तो बस अब ये मत पूछना कि इन्वर्टेड L कैसे लगा, साइंटिस्ट जब उन डिस्कवरी कर रहे थे तो उनको L जैसा दिख गया, इन्वर्टेड L दिख गया, तो हो गया शेप। ठीक है, नहीं तो बोलोगे मैम हमको ये तो किसी भी एंगल से L नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे मूव करते हैं। तो ये हुए तुम्हारे क्या, ट्रांसलेशन के लिए हमारी बेसिक मशीनरी। क्या क्या चाहिए होता है? mRNA, बहुत बढ़िया, जिसको क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। अच्छा, क्या खासियत है मैम? प्रोकैरियोट है तो एज इट इज है, यूकैरियोट हुई तो मैम वो थोड़ा मॉडिफाई होके आता है। ठीक है, कैसे? स्प्लाइस होके आता है, इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है, एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है, और साथ में पॉली ए टेल होती है। बहुत बढ़िया, पॉली ए टेल बताओ कौन से एंड पे होती है? 3' एंड पे। 5' एंड पे क्या होती है? कैप होती है। कौन सी कैप? मिथाइलेटेड कैप। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बीच में पूरा क्या रहता है तुम्हारा? मैसेंजर आरएनए। अच्छा, मैसेंजर आरएनए के स्टार्टिंग में और एंड में कुछ खास बात होती है? हाँ होती है। स्टार्टिंग में होता है इनिशिएशन कोडॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं? AUG, जो क्या कोड करता है? मीथियोनाइन। और एंड में क्या होता है? स्टॉप कोडॉन, जो क्या कोड करते हैं? 3 स्टॉप कोडॉन से। कौन कौन से? यूगा, यूआ और यूअक। ठीक, उसके बाद अब इसके अलावा भी एक चीज होती है, मैं बता देती हूँ, 2 आगे आने ही वाली है। जो हमारा mRNA है ना, मतलब इतना तो काम का है, उसके बाद में और उसके पहले, मतलब आप मैम ये बोल रहे हो कि पॉलीटेल के बाद में और कैप के पहले, हाँ यही बोल रही हूँ, कुछ बकवास जगह भी होती है। अब बोलोगे मैम आपने वैसे कितनी सारी बकवास जगह बता दी। हाँ बता दी। सबसे पहले याद करो कहाँ बताई थी, कि जो हमारा पूरा क्रोमैटिन फाइबर है उसमें से कुछ चीजें कभी ओपन नहीं होती, एकदम टाइटली पैक रहती है, उसको हेट्रोक्रोमैटिन बोला। फिर आपने बोला कि ठीक है, कुछ ओपन लूजली पैक रहते हैं जिसको यूक्रोमैटिन बोलते हैं, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन पूरे टाइम होता रहता है। ठीक है, अब आपने ट्रांसक्राइब करा दिया, mRNA बनाया, वापस आपने यूकैरियोट में बोला कि कुछ बकवास चीजें कुछ काम की चीजें। तो बकवास चीजें जो बीच बीच में करते हैं उनको इंट्रॉन बोलते हैं, जिनको बाद में स्प्लाइसिंग के थ्रू हटाना पड़ता है, फिर पूरी बच गई काम की चीजें। अब बोल रहे आप एक और बकवास चीजें होती हैं। हाँ होती है, जो कुछ भी ट्रांसक्राइब या ट्रांसलेट नहीं करती। ठीक है, मतलब वो एक्चुअली कुछ काम की नहीं होती, जिनको UTR बोलते हैं। तो वो अब सोचो, इतना रिमूव करने के बाद अभी भी है कुछ पोर्शन, तो वो कहाँ होता है? तुम्हारा मेन mRNA के बाद में और मेन mRNA के पहले, मतलब तुम्हारा वो UTR वाला रीजन आएगा जो अनट्रांसलेटेड रीजन रहेगा। ठीक है, फिर आएगा तुम्हारा इनिशिएटर कोडॉन AUG, फिर आएगा तुम्हारा mRNA, फिर आएगा स्टॉप कोडॉन, और फिर आएगा तुम्हारा वापस UTR अनट्रांसलेटेड रीजन, जो कुछ भी नहीं करने वाला। तो ये तो सिर्फ एक यूनिट हुआ ट्रांसलेशन के लिए। बताओ जल्दी, हम क्यों कर रहे हैं ट्रांसलेशन? प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। ठीक, दूसरा कौन सा है? तुम्हारा राइबोसोमल RNA, जिसको rRNA भी बोलते हैं। अब याद रखो, जनरली जब ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है तो ये 2 सब पार्ट्स में दिखता है, एक बिगर यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, बिगर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। अब ये मेजर डिफरेंस तुमने पढ़ा होगा राइबोसोम्स में, जब तुम ग्रेड 11th में थे, तुम सेल चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहां पे जब तुमने राइबोसोम सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ा होगा, वहां तुमने पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोट्स में यही जो राइबोसोम है या राइबोसोमल RNA, वो कितने का होता है? 70S का होता है, और यूकैरियोट्स में कितने का रहता है? 80S का रहता है। तो अगर याद होगा, वहां पे भी तुम्हारी बुक में भी लिखा हुआ है और तुमने कहीं पढ़ा होगा अच्छी
रेफरेंस बुक से, तो वहां भी लिखा था कि 70s फर्दर डिवाइड होता है कितने में, 50s एंड 30s में। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 50s कौन सा हुआ, तुम्हारा बिगर सब यूनिट, ये वाला बनेगा तुम्हारा 50s सब यूनिट, और तुम्हारा 30s क्या बनेगा, ये स्मॉलर सब यूनिट। ठीक, अगर मैं यूकैरियोट्स के बारे में बात करूं तो वो कितना होता है, 80s का होता है, जो फर्दर डिवाइड वापस दो में होता है। कौन कौन सा, 60s और 40s। अब ये मत बोलना मैम 60 + 40 तो 100 होता है, तो ये 80s कैसे आ गया, ये नहीं पढ़ना है अपन को, ठीक है, ये कैसे आया, उसके भी एक्चुअली और सब यूनिट्स होते हैं जो तुम नीट के लेवल के लिए पढ़ोगे, ठीक है। तो जब 60 और 40s जो होता है, ये दोनों सब यूनिट्स किसके होते हैं, तुम्हारे 80s राइबोसोम यूनिट के, ठीक है। 60s कौन सा रहेगा, बट ऑब्वियस तुम्हारा बिगर सब यूनिट रहेगा। 40s कौन सा रहेगा, तुम्हारा स्मॉलर सब यूनिट रहेगा। तो ये क्या हुआ तुम्हारा दूसरा, जो क्या है तुम्हारा राइबोसोमल आरएनए। ये समवॉट हम बोल सकते हैं ये और ये मिला के कि कुछ कुछ हमारा पॉलीमरेज जो होता है ना ट्रांसक्रिप्शन में, उसकी तरह काम करेगा। याद करो, जब मैंने तुमको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था, मैंने बोला था तुम्हारा डीएनए की स्ट्रैंड ऐसी रहती है, वहां पे एक जगह रहती है जहां से ये कहानी शुरू होती है, इनिशिएशन होता है, ठीक है। वहां पे सिग्मा फैक्टर आके ऐड होता है, और सिग्मा फैक्टर क्या बोलता है, भैया पॉलीमरेज भैया यहाँ आके अटैच हो जा। तो पहली जो स्टेप होती है ट्रांसक्रिप्शन में, वहां पॉलीमरेज आके सिर्फ अटैच होता है, ये हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जो एक्चुअली पॉलीमरेज करता है, क्या करता है, इलोंगेशन करता है। तो पॉलीमरेज करता क्या है, आगे आगे मूव होता चलता है और पढ़ते चलता है कि डीएनए में अच्छा ये लिखा है, चलो इसका ऑपोजिट बनाते हैं, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए में बनाते हैं। फिर वो आगे बढ़ता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो यहाँ पे हेलिक्स ओपन होते जाता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है पीछे का हेलिक्स वापस बनते चला जाता है। क्योंकि अगर याद करो, हमने पढ़ा था जो तुम्हारी ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस होती है वो एकदम रैंडमली पूरा डीएनए ओपन होकर नहीं होती। जितना काम का पोर्शन है, जितना काम का जीन ट्रांसक्राइब करना है, बस उतना ओपन होता है, वो भी पूरा नहीं होता, थोड़ा सा ओपन होगा हेलिकेज एंजाइम की मदद से, हेलिक्स ओपन हो गए, पॉलीमरेज आ गया, उसने पढ़ लिया कि क्या लिखा है। फिर जैसे वो आगे शिफ्ट हुआ तो जो ओपन हुआ था हेलिक्स यहाँ पे, वो वापस क्या हो जाएगा, अनवाइंड हो जाएगा, है ना, वापस बंद हो जाएगा, ठीक है, सॉरी अनवाइंड नहीं, वाइंड हो जाएगा, वापस बंद हो जाएगा, वापस हेलिक्स के फॉर्म में आ जाएगा। फिर पॉलीमरेज क्या बोलेगा, चलो आगे शिफ्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है। वो आगे शिफ्ट होता है, वो देखता है अरे डीएनए के स्ट्रैंड पे, टेम्पलेट वाली स्ट्रैंड पे यहाँ पे TAG लिखा है, तो चलो इसका ऑपोजिट बनाते हैं कुछ और, ठीक है। तो ऐसे पॉलीमरेज शिफ्ट होता चलता है, मतलब पॉलीमरेज मूव कर रहा है पूरे डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। अब मैं ये क्यों बता रही हूं, क्योंकि इसी का सिमिलर काम हमारे ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस में कौन कर रहा है, राइबोसोमल आरएनए। मतलब समझो, मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूं कि जो एमआरएनए की स्ट्रैंड है, ये वाली जो स्ट्रैंड दिख रही है जो ट्रांसक्रिप्शन से बनी है, उसके ऊपर कौन जाके अटैच होगा, ये राइबोसोमल आरएनए अटैच होगा, और आगे आगे बढ़ता जाएगा और पढ़ता चलेगा कि एमआरएनए में क्या लिखा हुआ है, और उसके ऑपोजिट ये सिर्फ मूव करेगा। अब इसके अंदर कोई और रहेगा, कौन आएगा इसके अंदर, यही टीआरएनए आएगा, जो एक्चुअल में पढ़ने का काम करेगा कि लिखा क्या है, उसका ऑपोजिट अपन अमाइनो एसिड लगाएंगे। इतना हुआ क्लियर। एक और चीज जो तुम्हारी बुक में मेंशन है कि जो राइबोसोमल आरएनए, इसके हम 3 पार्ट्स पढ़ सकते हैं, कैसे समझते हैं। तो जो सपोज करो, मैंने बोला कि राइबोसोम के 3 पहले तो 2 सब यूनिट्स होते हैं। कब होते हैं 2 सब यूनिट्स, इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा सब यूनिट आके जुड़ेगा, उसके बाद बड़ा सब यूनिट आके अटैच होता है। बड़ा सब यूनिट के 3 मेजर पोर्शंस रहते हैं, अपन को याद करना है कौन कौन से 3 मेजर पोर्शंस रहते हैं, चलो देखते हैं। तो एक होता है ए साइड। अच्छा, एक और चीज, तुम्हारी बुक में सिर्फ 2 साइड के बारे में मेंशन है, पर एक्चुअल में कितनी साइड्स होती है, 3। एक होती है ए साइड, जहां से नया टीआरएनए अंदर एंटर करेगा। किसके अंदर एंटर करेगा, ये लार्जर सब यूनिट, किसके, आरआरएनए का। अब बोलोगे मैम फिर हमारा एमआरएनए कहाँ गया, तो देखो पहले मैं वापस बता देती हूँ तुमको एक बार पूरा क्लीन ड्रॉ करके, मतलब थोड़ा समझ में आएगा कि पिक्चर हो कैसे रही है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये रहा तुम्हारा क्या, एमआरएनए। एमआरएनए शुरू कहाँ से होता है, 5' एंड से, और एंड कहाँ होता है, 3' एंड से। कैसे पता चला, क्योंकि हमारा ट्रांसक्रिप्शन में पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 5' एंड से 3' एंड में ही कोड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये एक यूकैरियोटिक एमआरएनए है तो क्या स्पेशलिटी रहेगी, एंड में रहेगा पॉली ए टेल, ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या रहेगा, मिथाइलेटेड कैप, ठीक। अच्छा, अभी मैं नॉर्मल एमआरएनए ले रही हूँ।
अच्छा, और क्या चीजें रहेंगी? स्टार्टिंग में कौन सा कोडॉन लगा हुआ रहेगा, जल्दी बताओ? AUG, क्योंकि वो क्या करेगा, प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। एंड में क्या लिखा रहेगा? एंड में स्टॉप कोडॉन रहेगा। कितने कोडॉन है? 3, कोई भी हो सकता है, UA, युगा और UAG। ऐसे ही याद करने का तरीका है, नहीं तो बोलेंगे UAA, UGA और UAG। अब सबसे पहले ये mRNA कहाँ आया? साइटोप्लाज्म में आ गया। जैसे ही mRNA साइटोप्लाज्म में आया, राइबोसोम के बड़ा यूनिट स्मॉलर यूनिट, ठीक है, दौड़ दौड़ के इसके पास आया। फिर सबसे पहले स्मॉलर यूनिट निकला। अगर याद करो, अभी मैंने बताया था कि स्मॉलर यूनिट 2 टाइप के होते हैं ना, मतलब अगर 70S है, अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात कर रही हूं तो 50S है और 30S है। तो 30S क्या हुआ तुम्हारा? स्मॉलर सब यूनिट। और अगर 80S हुआ तो कितने में डिवाइडेड है? 60S और 40S। तो 40S क्या हुआ तुम्हारा? स्मॉलर सब यूनिट। तो सबसे पहले राइबोसोम दौड़ के आया, उसने देखा रहे यहाँ तो mRNA है, तो चलो सबसे पहले क्या अटैच करते हैं? उसका स्मॉलर वाला सब यूनिट हुआ अटैच। ठीक है, तो ये हो रहा है तुम्हारा सबसे स्मॉलर वाला सब यूनिट हो गया अटैच। ठीक है, ठीक। जैसे ही स्मॉलर यूनिट सब यूनिट हो गया अटैच, अब इसको देखे कौन आ गया? लार्जर सब यूनिट आ गया। किसका? RNA का। इतना हुआ क्लियर। अब मैंने बोला कि जो RNA है उसके लार्जर सब यूनिट में 3 पार्ट्स या 3 साइट्स होते हैं। तुम्हारे बुक में 2 ही दिए हुए हैं, तो देखो कौन से 3 होते हैं। एक को बोलते हैं A साइट, जहां से एक नया tRNA क्या करेगा? अंदर इस राइबोसोम के अंदर एंटर करेगा। दूसरे को बोलते हैं P साइट, जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मतलब अगर ऐसे मैं बोलूं, एक्चुअल में हमारा tRNA काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, और आखिरी होती है E साइट, जिसको बोलते हैं एग्जिट साइट, जहां से ये जो एंटर किया ना, जो बेचारा tRNA ने अपना काम कर लिया, वो निकल जाएगा। अब बोलोगे मैम tRNA किसकी तरह दिख रहा है? तो देखो वापस यहाँ पे tRNA कैसा है? क्लोवर लीफ शेप। तो सबसे पहले तो भैया एक tRNA बना दो। अच्छा, ऐसे बताओ जल्दी कितने tRNA होंगे? बट ऑब्वियस 20 अमाइनो एसिड्स है, तो 20 tRNA तो मिनिमम होंगे। क्वांटिटी जरूर बढ़ सकती है। ठीक है, क्वांटिटी मतलब नंबर बढ़ सकता है, रहेंगे तो वही, मतलब हो सकता है कि 100 tRNA हो, पर टोटल मिला के tRNA के टाइप्स कितने रहेंगे? 20 ही रहेंगे, जो हर एक अमाइनो एसिड के लिए अमाइनो एसिड को लेके आए हैं। अटैच किया हुआ यहाँ पे उसके साथ क्या? अमाइनो एसिड। और यहाँ पे क्या रहेगा? उसका एंटी कोडॉन वाला साइट, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले जैसे ही mRNA आया साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम दौड़ दौड़ के आया। उसने बोला सबसे पहले मैं अपना इनएक्टिव फॉर्म में हूं, तो अपना नीचे वाला जो सब यूनिट है वो तोड़ता हूं और आके किस पे अटैच करता हूं? mRNA पे अटैच हो गया। इसको देख के कौन आया? तुम्हारा बड़ा वाला सब यूनिट आता है और वो आके इसमें अटैच हो जाता है। ठीक, अब एक और प्रोसेस होती है जिसको हम एक्टिवेशन ऑफ tRNA बोलते हैं, वो मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी कि ये इसमें एंटर करने से पहले भी कुछ एक और स्टेप होती है। ठीक है, तो वो करेगा, पर उसके बाद क्या होता है देखो यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये A, P और E साइट का समझाना है। तो अब इसमें कितनी साइट्स होती है? 3 साइट्स होती है। कौन कौन सी? A साइट, P साइट और E साइट। तो A साइट में क्या होगा? ऐसे कितने tRNA होंगे? 20 tRNA। कैसे पता चला? क्योंकि 20 अमाइनो एसिड है। एक tRNA इस वाली साइड से क्या करेगा? अंदर एंटर करेगा, और एंटर करके क्या करेगा? यहाँ पे जब P साइट पे आएगा वो अलाइंग होगा, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है, अलाइंग होगा, और उसके एंटी कोडॉन्स इस कोडॉन से मैच करेंगे कि सच में कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं। और इसी P साइट पे क्या फॉर्मेशन होगा? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ बनता है? 2 अमाइनो एसिड के बीच में। तो अभी के लिए इतना समझो, क्योंकि ये स्टेप थोड़ी और कॉम्प्लिकेटरी होने वाली है। अभी के लिए इतना समझो, A साइट कहाँ है? जहां से एक tRNA एंटर करेगा। फिर P साइट क्या है? जहां पे वो जो tRNA अपना अमाइनो एसिड है वो शिफ्ट करेगा। शिफ्ट कैसे करेगा? जो पहले से अमाइनो एसिड लगा हुआ है उससे अब जो नया tRNA एंटर किया है, ऐसे समझो, सपोज करो मैं राइबोसोम में, चलो राइबोसोम में एक tRNA हूं, ठीक है, मैंने एंटी कोडॉन से अपने जो mRNA का कोडॉन है उसके मैंने क्या करिए, जो कोड्स मैच कर लिए, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। मेरे में अभी क्या लगा हुआ है? ये एक अमाइनो एसिड लगा हुआ है। अब ये राइबोसोम है, उसका मैं अभी कौन सी साइड पे खड़ी हूं? P साइड पे खड़ी हूं, ठीक है। ये कौन सी साइड है? A साइड है। वहां से नया कौन आया? tRNA एंटर किया, यहां आया। जैसे आया, अब ये पूरा का पूरा राइबोसोम क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से जैसे कौन शिफ्ट होता था? पॉलीमरेज शिफ्ट होता था। ये पूरा का पूरा हो गया शिफ्ट। जैसे ही शिफ्ट हुआ, अब क्या होगा?
कि ये वाला जो टीआरएनए है और इस वाले टीआरएनए के ऊपर जो अमाइनो एसिड है, ये वाला अमाइनो एसिड इस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट हुआ तो किस टाइप का, मतलब टीआरएनए अलग हो गया और उसके ऊपर जो अमाइनो एसिड है ये निकल गया। समझो बात को, मैं क्या बोल रही हूं, मैं ये बोल रही हूं कि सपोज करो ये दो टीआरएनए मॉलिक्यूल है, जब ये दोनों, ये था तुम्हारे पी साइड में और ये था तुम्हारे ई साइड में, तो ई में निकलने से पहले ये जो अमाइनो एसिड है वो पूरा का पूरा जो अभी नया टीआरएनए आया है उस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इस जगह क्या बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होगा, अगर एक अमाइनो एसिड को नए अमाइनो एसिड से जोड़ना है तो एक बॉन्ड से ही जोड़ना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो अब ये टीआरएनए क्या हो गया, खाली हो गया। तो ये खाली टीआरएनए क्या करेगा, इस वाली जगह से क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। इतना हुआ क्लियर। तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एमआरएनए है, आरआरएनए है। आरआरएनए के कितने सब यूनिट्स है, दो, एक छोटा है एक बड़ा है। अगर प्रोकैरियोट है तो 70S है जिसमें 50S है और 30S है। 80S अगर यूकैरियोट है तो 60S बड़ा वाला सब यूनिट, 40S वाला छोटा वाला सब यूनिट। अब तुम्हारी बुक में इसमें सिर्फ दो साइट्स के बारे में मेंशन है। मैंने बताया कि टोटल कितनी साइट्स होती है, 3 साइट्स होती हैं। एक को बोलते हैं ए साइट, जहां से एक टीआरएनए मॉलिक्यूल अंदर एंटर करेगा। दूसरी को बोलते हैं पी साइट, यहां पे एक्शन होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एक नए अमाइनो एसिड के बीच में और पुराना जो अमाइनो एसिड की चेन चल रही है उसके बीच में। और एक होता है एग्जिट साइट, जहां से जो खाली हो चुका है टीआरएनए वो निकल जाएगा। चिंता मत करो, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताऊंगी। अभी तो मैं सिर्फ सब यूनिट उसकी मशीनरी ही बता रही हूं, ठीक। और तीसरा कौन सा होता है, टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए, जो किसकी तरह दिखता है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, क्लोवर लीफ शेप। और अगर 3 डायमेंशनल में बोलूं या और पैक स्ट्रक्चर बोलूं तो कैसा बोलूंगी, इन्वर्टेड एल शेप। जिसमें क्या खास बात होती है, अभी हमने पढ़ा कौन सी साइट होती है, एक होती है एंटीकोडॉन लूप, है ना, एंटीकोडॉन साइट होती है जो क्या करेगी, एमआरएनए के देखो ये कोड्स है उसको क्या करेगी, पढ़ेगी और उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर दूसरी साइट रहती है जहां पे क्या होता है, एक अमाइनो एसिड ऑलरेडी अटैच होता है। वापस हर टीआरएनए का अपना अपना स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रहेगा। कितने टीआरएनए मिलेंगे, 20, क्वांटिटी बढ़ सकती है पर 20 टाइप के टीआरएनए मिलेंगे। हर टीआरएनए अपना अपना इंडिविजुअल अमाइनो एसिड कैरी करेगा। इतना हुआ क्लियर। चलो आगे मूव करते हैं। अभी तक मैंने प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो मैं सिर्फ चीजें बता रही थी कि ट्रांसलेशन कैसे होता है, किसकी मदद से होता है, 3 आरएनए की मदद से होता है। कौन कौन सा, तुम्हारा एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। उसमें से हमने सबसे पहले टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा, क्लोवर लीफ शेप, और दूसरा कौन सा, इन्वर्टेड एल। फिर पढ़ा एंटीकोडॉन, कोडॉन। फिर हमने पढ़ा एमआरएनए, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और आ गए हम किस पे, आरआरएनए पे। अब हम शुरू करेंगे कि ये तीनों मर्ज कैसे होंगे। जो मैं डायग्राम बना रही थी ना, वही अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अगर याद होगा मैंने बोला था कि ये सारी स्टेप्स होने से पहले जो हमारा टीआरएनए, उसमें भी एक एडिशनल स्टेप होती है जिसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए। अब टीआरएनए ऐसे सोचो साइटोप्लाज्म में तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, पर अब बोलना है ना उसको, चलो काम करो, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो, तो उसको क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं, अलग तरीके का चार्ज होता है। चलो स्टार्ट करते हैं वो पढ़ना। तो देखो क्या बोल रहा है, ट्रांसलेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। तो अमाइनो एसिड पहले से थे पर हमें सीक्वेंस नहीं पता था, और सीक्वेंस के सीक्वेंस में सारे अमाइनो एसिड को क्या करना है, जोड़ना है। अमाइनो एसिड क्या हुए, मोनोमर हुए, किसके, प्रोटीन के। और सिंस उनको जोड़ना है किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करके, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करके। तो ट्रांसलेशन कुछ और नहीं है बल्कि अमाइनो एसिड को ही जोड़ने की प्रोसेस है उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करके। इसलिए क्या लिखा है, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म क्या, पॉलीपेप्टाइड। क्योंकि पॉलीपेप्टाइड ही बेसिकली जब फोल्ड हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। आई बात समझ में। अब ये मत पूछना कि मैम प्रोटीन क्यों बना रहे हैं। वापस मैंने बताया था कि प्रोटीन कंटिन्यूसली मैं जब इतना बोल रही हूं, तो जब बोल रही हूं तो क्या हो रहा है, मेरे जितने भी मसल्स है उसके कुछ प्रोटीन खत्म हो रहे होंगे, है ना, जो इस प्रोसेस को मतलब करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तुम सुन रहे हो, तुम समझ रहे हो, तो समझ रहे तो हो सकता है जो तुम्हारे सेल्स है, न्यूरॉन जो सेल्स है, वहां के अंदर कुछ प्रोटीन्स होंगे जो कंटिन्यूसली कंज्यूम हो रहे होंगे। ये जितना भी मैं कुछ बोल रही हूँ वो कुछ समझने के लिए, तुम सुन रहे हो, वहां पे
में कुछ प्रोटीन इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब ये प्रोटीन क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहे हैं, तो इंस्टेंटली हमारे सेल को क्या करना है, साथ साथ में बनाते भी चलना है नए नए प्रोटीन। अब प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, उसका मोनोमर चाहिए, जो क्या है, अमाइनो एसिड, जो ऑलरेडी सेल के साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है। मैं रिवर्स में कहानी लेके जा रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड रखा हुआ है, कहाँ से आया, कुछ अमाइनो एसिड तो सेल ने खुद ही बना लिए, कुछ अमाइनो एसिड जो हमने खाना खाया उसके थ्रू वहां पे डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होके ब्लड में घुमा, और वो ब्लड में घूमते घूमते डिफ्यूजन के थ्रू वो सेल्स तक पहुंच गए, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि इन अमाइनो एसिड को सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस में जोड़ना है, तो ये सीक्वेंस कौन बताएगा, हमारा एमआरएनए। एमआरएनए कहां से बनाएंगे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो सीक्वेंस है इसकी कॉपी कौन बताएगा, हमारा डीएनए। तो डीएनए के अंदर जाओगे तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, सीक्वेंस निकलेगा कि किस ऑर्डर में अमाइनो एसिड को ज्वाइन करना है, वो सीक्वेंस किस फॉर्म में बाहर आएगा, एमआरएनए के फॉर्म में। कहां पे, साइटोप्लाज्म में, अगर यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रही हूं तो। नहीं तो प्रोकैरियोट में तो हर चीज कंटिन्यूसली ही होती चलती है, ऐसे कोई कंपार्टमेंट्स नहीं होते, ठीक है। जैसे ही बाहर आया तो फिर हमारे बाकी के और दो सब यूनिट्स जो है, सब यूनिट्स नहीं बोल सकते, और बाकी के जो दो आरएनए हैं, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और दूसरा कौन सा तुम्हारा टीआरएनए, जिसमें अमाइनो एसिड अटैच्ड है। पर मैंने बताया था वहां एक और स्टेप होती है, जब अमाइनो एसिड अटैच होता है उसी को क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो ये तीनों मिलके वो सीक्वेंस में, उसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में किसको जोड़ने लगे, अमाइनो एसिड को जोड़ने लगे। जब दो अमाइनो एसिड जुड़े तो पेप्टाइड बॉन्ड बना, तो क्या एंड में क्या बना, एक बड़ा लंबी चेन ऑफ अमाइनो एसिड बना, मतलब लंबा पॉलीपेप्टाइड बन गया, बस बन गया तुम्हारा प्रोटीन। तो ट्रांसलेशन क्या है, कुछ और नहीं है बल्कि रेफर टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब क्या, मोनोमर से एक बड़ा पॉलीमर का फॉर्मेशन, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। मतलब कहानी सिंपल सी है, तुम्हें बड़ा मॉलिक्यूल बनाना है तो उसके तुम्हें छोटे छोटे सब यूनिट्स को जोड़ना है, पर सब यूनिट्स को जोड़ना एक पर्टिकुलर ऑर्डर सीक्वेंस में है, उसकी इंफॉर्मेशन कहां है, एमआरएनए में है। और वही जो प्रोसेस है उस सीक्वेंस को पढ़ने की, फिर उस मोनोमर को जोड़ने की, उसी को कुछ और नहीं बल्कि ट्रांसलेशन बोलते हैं। चलो आगे आते हैं। द अमाइनो एसिड आर जॉइंड बाय बॉन्ड व्हिच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। अरे सीधा सा लॉजिक है, 11th में तुमने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, प्रोटीन जब खाते हो या दो जगह पढ़ा होगा ये पेप्टाइड बॉन्ड मेंशन हुआ होगा, एक तो चैप्टर नंबर 9 में बायोमोलिक्यूल्स में, और दूसरा जब तुमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा कि जब प्रोटीन टूटता है तो उसका मोनोमर अमाइनो एसिड बनता है। तो टूटता है कैसे, जो बॉन्ड उन दोनों के बीच में वो था पेप्टाइड बॉन्ड, दो अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड था, उसी को तोड़ के तुमने अमाइनो एसिड इंडिविजुअल ऑब्टेन किए। और सेम तुमने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में कि अगर एक प्रोटीन को बनाना है तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, वही तो लिखा है, और क्या लिखा है नया। बस अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 12th में हम उसकी प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि कैसे एक प्रोटीन बनता है, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। अब ये आती है वो एक्स्ट्रा स्टेप जो मैंने तुम्हें बोला था कि टीआरएनए के एंटीकोडॉन और साथ में तुम्हारा अमाइनो एसिड के साथ एक स्टेप पहले एक और चीज होती है जिसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो टीआरएनए को चार्ज करने के लिए सीधा सा लॉजिक है, क्या चाहिए होता है, जल्दी बताओ, एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी हमारे सेल में किस फॉर्म में मिलती है, एक ही तरीके से, नाम क्या है, एटीपी। याद करो, अगर मैं बोलूं कि ट्रांसलेशन की जो फर्स्ट स्टेप है जिसका नाम है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, वो एनर्जी रिक्वायर करता है। सिमिलर ऐसे कोई स्टेटमेंट मैंने तुमको इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया था, जहां मैंने तुम्हें रेप्लिकेशन पढ़ाया था। मैंने कहा था रेप्लिकेशन भी क्या है, एक एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है, जहां पे जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है उसको भी चाहिए होती है एनर्जी, पर वहां से कोई अलग से सप्लाई करता है क्या, नहीं। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है वही ओपन होते समय अपने जो फॉस्फेट रहता है वही दे देता है पॉलीमरेज को कि भैया इसी को यूज कर लो और हमारी रेप्लिकेशन वाली प्रोसेस को कंप्लीट कर दो। पर यहाँ पे अलग से सप्लाई होगा, यहाँ पे ऐसा कोई इंस्टेंटली इनबिल्ट मशीनरी नहीं कि हाँ यही ले लो एटीपी ले लो, नहीं, अलग से एटीपी आता है और क्या होता है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो चलो देखते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड का बनने के लिए क्या होना जरूरी है, एटीपी रिक्वायरमेंट जरूरी है। एटीपी किस फॉर्म में आएगी, अब देखते हैं।
ओके, एनर्जी किस फॉर्म में आएगी? एटीपी के फॉर्म में आएगी। देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमाइनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। तो ये चीज अब मैं समझाने वाली हूं कि अमाइनो एसिड क्या होने वाले? एक्टिवेट होने वाले हैं। किसकी प्रेजेंस में? एटीपी। मतलब मैं क्या बोल रही हूं तो समझो वापस ध्यान से। अब इसको मिटा दे रही हूं, वापस स्टेप बनाऊंगी, मत चिंता करो, ठीक है ना? तो बोलोगे मैम हमने स्क्रीनशॉट तो लिया ही नहीं, मत चिंता करो, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है? अब देखो, सबसे पहली स्टेप क्या करनी है? ये जो मैंने टीआरएनए मॉलिक्यूल बनाया था, मतलब हमको फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए? कुछ इस तरीके का चाहिए। ये ऐसा कुछ हमें टीआरएनए ऑब्टेन करना है, ठीक है? ठीक है, ये हो गया एंटीकोडॉन और यहां पे लगा हुआ है तुम्हारा अमाइनो एसिड। हमको ये वाला फाइनल ऑब्टेन करना है। ये हुआ हमारा टीआरएनए, ठीक है? और उसमें क्या लगा हुआ है? हमारा अमीनो एसिड भी अटैच है। हमको ये ऑब्टेन करना है। अभी इंडिविजुअली क्या हो रहा है कि अमाइनो एसिड अलग से घूम रहा है साइटोप्लाज्म में, ठीक है? मेरा टीआरएनए मॉलिक्यूल अलग से घूम रहा है साइटोप्लाज्म में, ठीक है? कुछ लगा नहीं, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में घूम रहा है। और सिंस मेरे को और मेरा एटीपी मॉलिक्यूल भी घूम रहा है ऐसे ही, ठीक है? मुझे क्या करना है? मेरा फाइनल प्रोडक्ट मुझे क्या बनाना है? ये करना है। ये मतलब एक टीआरएनए के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए? अमाइनो एसिड। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? मैं सबसे पहले अमाइनो एसिड को चार्ज करूंगी। कैसे? एटीपी के साथ रिएक्ट करवा के। जब मैंने, अब देखो यहां पे ध्यान से कि क्या हो रहा है। जब मैंने अपना अमाइनो एसिड को, जब मैं अमाइनो एसिड को में ऐड करूंगी एटीपी, ठीक है? तो एटीपी किस में डिवाइड हो जाएगा मैम? एडीपी और पीआई, करेक्ट। 2 पीआई उसके निकल जाते हैं। मतलब एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखो नाम ही बोलो, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मतलब बेसिकली उसमें क्या है? एक नाइट्रोजनस बेस है, करेक्ट। और क्या है? एक शुगर मॉलिक्यूल है। अब बोलोगे मैम ये तो आप वापस वैसे ही कुछ बनाने लगे। हाँ रुक जाओ, देखो ये हुआ तुम्हारा शुगर मॉलिक्यूल, यहां रहा CH2 और यहां पे तुम्हारा ट्राइफॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है? ये 3 मॉलिक्यूल फॉस्फेट के जुड़े हुए हैं, ठीक? और यहाँ पे तुम्हारा एडिनोसाइन जो है वो एडिनोसाइन जुड़ा हुआ है। ये क्या बनाया अभी मैंने? सिर्फ अभी एटीपी बनाए, एटीपी। और ये है क्या? तुम्हारा अमाइनो एसिड है, ठीक? अच्छा, अमाइनो एसिड का ऐसे बनाना चाहिए क्या? नहीं, हमें पता है स्ट्रक्चर कैसे होता है अमाइनो एसिड का। जल्दी बताओ क्या होता है बेसिक अमाइनो एसिड में? अगर याद होगा तो सबसे पहले कार्बन होता है, COOH होता है, इस तरफ NH2 रहता है और ऊपर साइड में H होता है और एक R की चेन होती है। जब रिएक्शन होनी होती है तो ये जो COOH है ये थोड़ा अलाइंग हो जाता है। अलाइंग हो जाता है मतलब जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कैसे लिखते हैं? COH, C डबल बॉन्ड O और O, और यहाँ का H निकल के इस जगह आ जाता है। तो ये बन जाता है, एक जगह हो जाता है पॉजिटिव एंड और पॉजिटिव टर्मिनल और एक हो जाता है नेगेटिव टर्मिनल। ये ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो 11th ग्रेड में, ठीक है? मैं ये बता रही हूँ कि हमको ये मॉलिक्यूल बनाना है। तो ये मॉलिक्यूल बुक में नहीं, बुक में एक लाइन में खत्म कर दिया है। तो देखो अगर हमको ये फाइनल एक्टिवेटेड टीआरएनए बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? टीआरएनए को एक्टिवेट करने के लिए उसको चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज कैसे होगा? उसमें क्या ऐड हो जाएगा? अमाइनो एसिड ऐड हो जाएगा। अब अमाइनो एसिड को टीआरएनए में जोड़ने के लिए अमाइनो एसिड में फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ना पड़ेगा। फॉस्फेट ग्रुप का बेस्ट सप्लाई कौन है? एटीपी, क्योंकि एटीपी क्या है? एनर्जी भी देता है। इसलिए उन्होंने क्या लिखी? ये एक लाइन लिखी है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या रिक्वायर करता है? एनर्जी। और एक्टिवेशन कौन करवाएगा? इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। तो ये सिर्फ एक लाइन में समझा रही हूं। तो होता क्या है? सबसे पहले अमाइनो एसिड अलग घूम रहा है, एटीपी मॉलिक्यूल अलग घूम रहा है। अब ये मत पूछना एटीपी कहां से है? माइटोकॉन्ड्रिया से पंप हुआ है, ठीक है? उसके बाद और तुम्हारा ये टीआरएनए का सिर्फ क्लोवर शेप ऐसे यहां वहां घूम रहा है, ठीक है? इसका ये हो गया 5' एंड और ये हो गया 3' एंड, ठीक? अब सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? अमाइनो एसिड के साथ कौन रिएक्ट करेगा? एटीपी। और यहां पे एक कैटलिस्ट आता है जो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है और साथ में क्या रिलीज करेगा? ये नहीं बनेगा डायरेक्टली, देखो जरा यहां से। तो सबसे पहले क्या बनेगा? जैसे ही ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और अब यहां क्या बच जाएगा? अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा हुआ
एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये तुम्हारा प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब अभी यहां जो 3 लिखा है मैंने, फॉस्फेट के नीचे 3 लिखा है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो उसका ट्राई का 2 फॉस्फेट निकल गए, अब क्या बच गया, 1 फॉस्फेट बच गया। और ये सारी चीजें एक एंजाइम्स के थ्रू होती है, उस एंजाइम का नाम होता है, तो यहां होता है रिस्पॉन्सिबल अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो ये अपन को याद रखना है, ठीक है। बुक में भले कुछ भी मेंशन नहीं किया है, पर बेसिकली ये वो एंजाइम है या वो कैटलिस्ट है जो क्या करता है, स्टेप 1 चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में सबसे पहले अमाइनो एसिड और एटीपी का 1 फॉस्फेट को जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद क्या हो गया, अब देखो, अब तुम्हें कौन सा मॉलिक्यूल मिल गया, अब तुम्हें मिल गया अमाइनो एसिड के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल तो एज इट इज निकल जाएंगे। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये किसके साथ अटैच होगा, फाइनल मोटो क्या था तुम्हारा बनाना, टीआरएनए के साथ अमाइनो एसिड। तो अब ये वाला मॉलिक्यूल इसी सिंथेटेज की प्रेजेंस में अब तुम्हारे एएमपी को हटा देगा, और तुम्हारा मतलब इसके बाद अब क्या रिएक्शन होगी, यहां देखो इज इक्वल टू को हटा देते हैं क्योंकि एट द एंड यही बनाना है। तो अब क्या होगा, अब इसमें टीआरएनए जुड़ेगा, मतलब अमाइनो एसिड प्लस एएमपी तो है ही, प्लस अब इसमें जुड़ेगा टीआरएनए, और तुम्हारा रिएक्शन क्या बनेगा, ये वाला रिजल्ट होगा जिसमें तुम्हारा अमीनो एसिड प्लस टीआरएनए बनेगा, और तुम्हारा जो क्या अलग प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, जो तुम्हारा एएमपी है वो रिलीज आउट हो जाएगा। वापस बोल रही हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहली जो स्टेप है, हमें क्या करना है, हमें अपना टीआरएनए को तैयार करना है। टीआरएनए को तैयार क्या करना है कि टीआरएनए में कौन जुड़ा हुआ हो, अमीनो एसिड जुड़ा हुआ हो, ठीक है। ये प्रोसेस कैसी है, एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, इसलिए सबसे पहले स्टेप 1 में वापस साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड अलग पड़ा हुआ है, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया से पंप हुआ वो वहां घूम रहा है, और तुम्हारा टीआरएनए मॉलिक्यूल भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, एक टीआरएनए मॉलिक्यूल और अमीनो एसिड को जोड़ना है, पर ये 2 स्टेप्स में जुड़ता है। सबसे पहले क्या होगा, अमीनो एसिड आएगा और तुम्हारा जो एटीपी है ये दोनों मर्ज होंगे, तो एटीपी का जो 3 फॉस्फेट है उसमें से 1 फॉस्फेट रह जाएगा, 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे। यहां पे लिखा है मैंने पीआई, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो ये क्या बना तुम्हारा अमीनो एसिड प्लस तुम्हारा एएमपी, ठीक है, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। और ये किसकी प्रेजेंस में हुआ, एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हुआ जिसको बोलते हैं अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेज, ठीक। उसके बाद अब ये वाला जो चीज है, मतलब अमीनो एसिड और एटीपी का सिर्फ 1 फॉस्फेट, मतलब पूरा एएमपी, अब इन दोनों के साथ कौन रिएक्ट किया, जो तुम्हारा टीआरएनए ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो टीआरएनए रिएक्ट किया और उसके साथ एएमपी क्या हो गया, निकल गया। अब क्या तुम्हारा बचा, ये वाला मॉलिक्यूल, कौन सा, तुम्हारा टीआरएनए प्लस अमीनो एसिड, किसकी प्रेजेंस में हुआ, एक एटीपी मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो देखो जरा, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर एनर्जी, पता है कौन सी, एटीपी, ठीक है। देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमीनो एसिड जो ऐसे अलग से घूम रहे हैं आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। तो अमीनो एसिड को क्या करना है, एक्टिवेट करना है, कैसे, एटीपी को जोड़ दो, किसकी मदद से, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेज, ठीक है। इससे रिजल्ट क्या होगा कि एटीपी का जो 3 फॉस्फेट है 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे, और जो बच जाएगा वो रहेगा तुम्हारा अमीनो एसिड प्लस एएमपी। अब क्या होगा, एंड लिंक टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए, अब इसके साथ और क्या जुड़ेगा, टीआरएनए जुड़ेगा इसी सिंथेज की प्रेजेंस में, और रिजल्ट क्या होगा कि जो एएमपी है वो निकल जाएगा। अब क्या तुम्हारा बचा, टीआरएनए प्लस अमीनो एसिड, लो बन गया हमारा एक्टिवेटेड टीआरएनए। अ प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, बट ऑब्वियस टीआरएनए चार्ज होगा, या फिर अमीनो असाइलेशन। अमीनो असाइलेशन मतलब अमीनो एसिड हमारा जुड़ गया है किससे, ऑफ टीआरएनए। टू बी मोर स्पेसिफिक, तो अपन को याद रखना है कि अमीनो असाइलेशन का मतलब क्या है कि अमीनो ग्रुप, जो अमीनो असाइल ग्रुप है वो ऐड होता है हमारे टीआरएनए मॉलिक्यूल से। अब असाइल ग्रुप क्या है, ये तुम ऑलरेडी 11th में केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स में, तो मैं उसी असाइल के बारे में, यहाँ असाइल के बारे में, सेम असाइल के बारे में बात कर रही हूँ। सोचो बायो पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री में घुस गए, हुआ क्लियर। तो देखो अभी तुम्हें ये समझ में आया कि ट्रांसलेशन क्या है, कुछ नहीं है, हमें वो सीक्वेंस जानना है जो एमआरएनए पे लिखा हुआ है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस जानना है। सीक्वेंस जानने के लिए हमने डीएनए से वो सीक्वेंस निकाला एमआरएनए के फॉर्म में। देखो वापस स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो तुम्हारा
ओके तुम्हारा ट्रांसलेशन क्या हुआ, प्रोटीन का सिंथेसिस। प्रोटीन क्यों, क्योंकि कंटिन्यूसली सेल को अलग अलग प्रोटीन लगते रहते हैं। टिश्यूज को किसी ऑर्गन के फंक्शन के लिए, कोई स्पेसिफिक मेटाबॉलिज्म करवाने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। तो कंटिन्यूसली क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन बेसिकली क्या है, प्रोटीन कुछ नहीं बल्कि एक पॉलीपेप्टाइड की चेन रहती है जो कंडेंस होकर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर तुम्हारा प्रोटीन बनाती है। तो बेसिकली प्रोटीन क्या हुआ, पॉलीपेप्टाइड की चेन हुई, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड की चेन हो गई। अब पॉलीपेप्टाइड है तो पेप्टाइड, अब ये हुआ उसका क्या, पॉलीमर। तो मोनोमर क्या हुआ एक प्रोटीन का, अमाइनो एसिड मोनोमर हुआ। पर अमाइनो एसिड को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जोड़ना होता है, ठीक है। वो सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है अपन को, वो मिलती है हमें एमआरएनए से। और एमआरएनए को की इंफॉर्मेशन कहां से मिली, एक डीएनए से मिली, ठीक है। डीएनए के अंदर जहां जीन है, मोर स्पेसिफिकली जहां जीन है वहां से मिली। अब ये जो प्रोसेस है, तो हमने डीएनए से वो इंफॉर्मेशन निकाल ली एमआरएनए के फॉर्म में। अब एमआरएनए से हमें वो सीक्वेंस वाइज अमाइनो एसिड को प्रॉपर्ली जोड़ना है। ये हो रहा है साइटोप्लाज्म में। पर सिर्फ अकेला एमआरएनए कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, बेस है। ये किसकी तरह काम करेगा, एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा। पर इसकी मदद करने के लिए हमें 2 आरएनए और चाहिए। कौन कौन से 2 आरएनए चाहिए, एक है टीआरएनए जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, या एक एडाप्टर आरएनए की तरह काम करेगा। एडाप्टर है ना, वो एक को यहां से जोड़ेगा, दूसरे को यहां से जोड़ेगा और फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। और दूसरा क्या हुआ तुम्हारा, आरआरएनए या फिर राइबोसोमल आरएनए, ठीक। अच्छा, राइबोसोमल आरएनए के बारे में बात करें तो वो 2 सब यूनिट्स में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। बड़ा वाला बिगर सब यूनिट, छोटा वाला स्मॉलर सब यूनिट। जब प्रोसेस स्टार्ट होती है ट्रांसलेशन की, सबसे पहले कौन सा सब यूनिट आके अटैच होता है, स्मॉलर वाला। किस पे, एमआरएनए वाले टेम्पलेट पे, ठीक है। उसके बाद और जो लार्जर वाला सब यूनिट रहता है उसके कितने पार्ट्स रहते हैं, सब पार्ट्स। मतलब अगर इंटरनेट डिवाइड करूं तो 3 सब पार्ट्स होते हैं। एक को बोलते हैं ए, जहां से एक टीआरएनए एंटर करता है। एक को बोलते हैं पी, जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पेप्टाइड बॉन्ड कहां बनेगा, 2 अमाइनो एसिड के बीच में, ठीक है। ये अमाइनो एसिड कहां से आ रहे, टीआरएनए के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है, ओके। और आखिरी होता है ई साइड, जहां से वो खाली टीआरएनए निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद टीआरएनए क्या है, टीआरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। पर सबसे पहले हमें टीआरएनए का मॉलिक्यूल बनाना पड़ता है विद इट्स अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे उसका अमाइनो एसिड को हमें जोड़ना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है, तो स्टेप 1 इन ट्रांसलेशन, जैसे एमआरएनए आ गया न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में, अगर मैं बात करूं यूकैरियोट की और प्रोकैरियोट की बात करें तो साइमल्टेनियसली ही बनता चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये स्टेप होगी जिसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का एक्टिवेशन होना, कैसी ये प्रोसेस है, एक एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस जिसमें एटीपी लगता है। तो जो अमाइनो एसिड ऐसे पड़ा हुआ है और जो एटीपी ऐसे पड़ा हुआ है, सबसे पहले क्या करते हैं, ये दोनों जुड़ जाते हैं। मतलब अमाइनो एसिड प्लस तुम्हारा एटीपी जुड़ गया, ठीक है। किसकी कहां पे जुड़ा, एक एंजाइम जिसका नाम क्या है, या एक कैटलिस्ट जिसका नाम क्या है, तुम्हारा अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेस, ठीक है। जैसे ही जुड़ा तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि तुम्हें अमाइनो एसिड मिलेगा प्लस तुम्हें उसी के साथ जुड़ा हुआ क्या मिलेगा, एक एएमपी मिलेगा, ठीक है। बाकी 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल गए, ठीक है। अब साथ में और क्या जोड़ देगा, एक टीआरएनए का मॉलिक्यूल भी जोड़ देगा इसी पूरे इसमें। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा कि तुम्हारा एक टीआरएनए बच जाएगा जो क्लोवर लीफ शेप स्ट्रक्चर है, उसमें एक वो अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ रहेगा। और साथ में जो एएमपी का मॉलिक्यूल है वो अलग सेपरेट निकल जाएगा। मतलब यहां से कौन निकल जाएगा, एएमपी निकल जाएगा, ठीक। अब यहां पे देखो वापस, तो अब इस जो ये टीआरएनए तैयार हो गया, एक्टिवेट हो गया, चार्ज हो गया। टीआरएनए में 2 साइड थी, एक तो साइड पे हमने खुद इतना एक्टिवेशन करके चार्ज करके अमाइनो एसिड जोड़ा, और दूसरी कौन सी साइट है, एंटीकोडॉन वाली साइट है। क्या खास बात है इसकी, ये वो साइट है जो एमआरएनए में क्या करेगी, रीडिंग लगाएगी कि एमआरएनए में कौन से सीक्वेंस में कौन सा अमाइनो एसिड जोड़ना है, वो लिखा हुआ है। पर किससे ये क्या लिखा हुआ है, कौन पढ़ेगा, एक टीआरएनए का एंटीकोडॉन वाला साइट पड़ेगा। तो देखो, तो धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ रहा है कि सबसे पहले एमआरएनए आया, वहां पे जैसे एमआरएनए साइटोप्लाज्म में एंटर किया, टीआरएनए बोला चलो चार्ज करते हैं। अमाइनो एसिड अलग घूम रहा था, एटीपी अलग घूम रहा था, दोनों जुड़े, बन गया क्या, अमाइनो एसिड प्लस एएमपी। वो गए किसके पास, टीआरएनए के पास, तीनों जुड़ गए। पर तीनों जब जुड़े तो एक मॉलिक्यूल निकल गया, कौन सा, एएमपी निकल गया। अब ये क्या बचा तुम्हारा, टीआरएनए प्लस अमाइनो एसिड। ये सारी प्रोसेस कहां हो रही है, एक कैटलिस्ट पे जिसका नाम क्या है, अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेस। अब टीआरएनए रेडी हो गया,
ठीक, पर टीआरएनए अभी आएगा नहीं, अभी वो वहीं साइटोप्लाज्म में घूम रहा है, पर सारे टीआरएनए पूरे 20 अमीनो एसिड वाले टीआरएनए क्या हो गए, चार्ज हो गए। अब सबसे पहले अब जो तुम्हारा एमआरएनए है जिसमें 5' एंड है, स्टार्टिंग में स्टार्ट कोडॉन है, एंड में 3' एंड है जहां पे स्टॉप कोडॉन है, सबसे पहले कौन सा आएगा, आरआरएनए अभी इनएक्टिव फॉर्म में, इसलिए 2 सब यूनिट्स के फॉर्म में, उसका छोटा वाला सब यूनिट आके कहां ज्वाइन कर जाएगा, इस वाली जगह पे, ठीक है, यहां आके ज्वाइन कर जाएगा। जैसे ही छोटा वाला सब यूनिट आके एमआरएनए को ज्वाइन किया, बड़ा वाला सब यूनिट भी बोलेगा मैं भी अटैच होऊंगा, तो वो भी अटैच हो गया। तो चलो ये बना लेते हैं, ओके, तो ये बड़ा वाला भी सब यूनिट आके अटैच हो गया इस वाली जगह पे, ठीक। अब क्या होगा, अब देखो टीआरएनए तैयार है, बोल रहे हैं हम बस पढ़ने के लिए तैयार है, क्या लिखा है एमआरएनए में, और उस सीक्वेंस में अमीनो एसिड को जोड़ते चलेंगे, ठीक है। अब ये बड़ा वाला सब यूनिट आके अटैच हो गया। मैंने बताया था इसके कितने पार्ट्स रहते हैं, 3 पार्ट्स रहते हैं, ए, पी और ई। बुक में कितने लिखे हैं, 2 के बारे में ही मेंशन किया हुआ है, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं, अब आगे पढ़ते हैं कि आगे ये प्रोसेस कैसे हो रही है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, ओके। तो तुम्हारा एमआरएनए आ चुका है, तुम्हारा आरआरएनए के दोनों सब यूनिट्स आ चुके हैं, और यहाँ पे तुम्हारा टीआरएनए मॉलिक्यूल सारे एक्टिवेटेड फॉर्म में भी रेडी हैं अपने अपने अमीनो एसिड के साथ, ठीक है। चलो, और वो कौन सी बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है, वो बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड अलग अलग पड़े हुए हैं। अब सबसे पहले जैसे ही ये बड़ा यूनिट अटैच हुआ, किस जगह पे अटैच होगा, जैसे ट्रांसक्रिप्शन में था ना इनिशिएटर साइट पे, सिमिलरली हमारा जो राइबोसोम है वो कौन सी साइट पे अटैच होगा, इनिशिएटर साइट पे अटैच होगा। किसके, एमआरएनए की इनिशिएटर साइट पे अटैच होगा। जैसे अटैच हुआ, ये जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है जो एक्टिवेटेड है, जो चार्ज है, वो सबसे पहले क्या करेगा, इसके अंदर एंटर करेगा। जिस जगह से एंटर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ए साइट। एंटर आया, अब अंदर आके क्या किया उसने, वो आके अटैच हो गया, ठीक है, ये रहा, और ये रहा इसका एंटीकोडॉन्स, ठीक है, एंटीकोडॉन वाली जगह। अब सपोज करो यहाँ लिखा हुआ है AUG, सपोज क्या करो यही लिखा रहेगा सबसे पहले, तो इसका ऑपोजिट क्या लिखा रहेगा, ए की जगह तुम्हारा लिखा रहेगा UAC, ठीक है, क्योंकि एंटीकोडॉन है, कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे ही इसने पढ़ा, इसने देखा अच्छा इसके अगेंस्ट ये वाला अमीनो एसिड आ गया। अब क्या होगा, अब देखो जैसे पॉलीमरेज शिफ्ट नहीं हो रहा था, वैसे ही सेम तुम्हारे पूरा स्मॉलर यूनिट बिगर यूनिट क्या होता जाएगा, शिफ्ट होते चलेगा। किस साइड, उसके लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 3' एंड्स की तरफ। तो अब थोड़ी देर में ये पॉलीमरेज पूरा का पूरा यूनिट कहां हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझो बात को, मतलब अगर थोड़ी देर में मैं देखूंगी तो ये कहां आ गया, ये इस तरफ आ गया, ठीक है, ये आ गया इस तरफ। अब देखो ध्यान से क्या होगा कि तुम्हारा ये पुराना वाला तो अटैच है यहाँ पे, ठीक है, ये मैं बना रही हूं ई साइट, ओके, यहां से निकल गया इसलिए उस जगह अटैच कर रही हूं, रुको। ये हमारा पॉलीमरेज है, यहां शिफ्ट हो गया, थोड़ा बड़ा पॉलीमरेज बना रही हूं समझाने के लिए, ठीक है। अब ये था पहले वाला AUG वाला अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड नंबर 1 था, ठीक है, जहां से शुरू हुआ। अब ये नया वाला अमीनो एसिड क्या करेगा, वापस इसकी ए साइड से एंटर करेगा, कहां पे, इसकी पी साइड में। तो एंटर किया तो उसको बोलेंगे हम ए साइड, और ये है ई साइड, और बीच में है पी साइड, ठीक है। तो अब नया अमीनो एसिड क्या किया, टीआरएनए, अमीनो एसिड नहीं, नया टीआरएनए विद इट्स अमीनो एसिड क्या हुआ, एंटर किया। कौन सी साइड से, ए साइड से अंदर आया, चलो आने दो। क्या किया, उसके एंटीकोडॉन वाली जगह पे बैठा और रीड किया। अब यहां पे कुछ एक्शन होने वाला है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पी साइड बोलते हैं। अब क्या होगा, ध्यान से सुनो। जैसे ही 2 चार्ज, याद रखो 2 चार्ज थे, एक्चुअली पूरे के पूरे टीआरएनए चार्ज थे, है ना। जैसे ही 2 चार्ज टीआरएनए पास पास में आएंगे, होगा क्या, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगेगा। किसके बीच में, दोनों अमीनो एसिड के बीच, मतलब जैसे ही वो दोनों एडजेसेंट आए। अब देखो ये एडजेसेंट कैसे आए, सबसे पहले जब ये कहानी शुरू हुई थी, एमआरएनए के ऊपर कौन अटैच हुआ था, स्मॉलर यूनिट बिगर यूनिट अटैच हुआ, पहला
टीआरएनए विद अमाइनो एसिड आ गया, उसने कोडॉन पढ़ा, उसने देखा यहाँ तो स्टार्ट कोडॉन लिखा हुआ है, मीथियोनिन के बारे में बात की जा रही है, उसका एंटी कोडॉन रहा तो उसका अमाइनो एसिड ने पढ़ लिया। जैसे ये रीड हो गया और वो वहां अभी फिक्स है, ये पूरा का पूरा राइबोसोम यूनिट किस तरफ शिफ्ट हो गया, 3' एंड की तरफ शिफ्ट हो गया। जब वो शिफ्ट हुआ तो अभी जब ये एंटर किया था वो था ए साइड में, जब वो अटैच हुआ तब वो था पी साइड में, और जब ये राइबोसोम उस ड्यूरेशन में वो शिफ्ट हो गया तो ये जो पहले वाला टीआरएनए है वो पी साइड से किस साइड शिफ्ट हो गया, ई वाली साइड के साइड में शिफ्ट हो गया। ठीक, अब उसी टाइम पे जब ये ई साइड में शिफ्ट हुआ, एक नया टीआरएनए मॉलिक्यूल ए वाली एंड से राइबोसोम के अंदर आया, अंदर आके एंटी कोडॉन और कोडॉन का बॉन्ड बना, पढ़ा कि हाँ सही लिखा है, उसका अमाइनो एसिड भी हाँ सही है। तो जैसे ही ये आया तो ये दोनों क्या थे, मतलब अब एक पुराना वाला पहला वाला अमाइनो एसिड कहाँ बैठा है, राइबोसोम की ई साइड पे बैठा हुआ है, अभी बैठा है, ठीक है, और नया वाला ए साइड से एंटर करके पी साइड पे आ गया, जहां पेप्टाइड साइड बोलते हैं वहां बैठ गया। अब ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों चार्ज टीआरएनए हैं। जैसे ही चार्ज टीआरएनए को पास में लाओगे होगा क्या, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो रिजल्ट ये होगा कि ये वाला जो अमाइनो एसिड है वो इससे निकल के कहां शिफ्ट हो जाएगा, जो नया वाला टीआरएनए आया ना अपना अमाइनो एसिड लेके, उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब पूरा ये नहीं शिफ्ट होगा, सिर्फ उसका अमाइनो एसिड टूटेगा और इस वाले अमाइनो एसिड पे ज्वाइन हो जाएगा। मतलब देखो जरा ध्यान से, सब कुछ पी साइड में हो रहा है, तो ये देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये अमाइनो एसिड पास में आया तो ये अमाइनो एसिड इस जगह से निकला और कहां गया, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करते करते इस जगह गया और ये आ गया अमाइनो एसिड 1 जो फर्स्ट टाइम रीड हुआ था। अब ध्यान से देखो, यहां का अमाइनो एसिड टूटा क्यों, क्योंकि दो टीआरएनए चार्ज से जो पास में लेके आए, तो जैसे ये टूटा और निकल के जो अगला वाला नया टीआरएनए आया उसके ऊपर जाके अटैच हो गया। अब बताओ ये टीआरएनए के ऊपर कुछ अटैच है क्या, नहीं, ये क्या है, खाली है। तो ये टीआरएनए क्या करेगा, निकल जाएगा, कौन सी साइड से, ई साइड से। तो अब ये टीआरएनए ई मतलब एग्जिट साइड से निकल जाएगा। तो जैसे ही निकल गया मतलब यहां से खाली हो गई जगह, तो देखो यहां से ये तुम्हारा टीआरएनए मॉलिक्यूल निकल गया। अब इसमें कोई अमाइनो एसिड है क्या, नहीं है, हाँ एंटी कोडॉन है पर कोई अमाइनो एसिड नहीं है। अब ये बोलोगे मैम अब ये खाली टीआरएनए का क्या होगा, कुछ नहीं, वापस ये खाली टीआरएनए एक्टिवेट होगा, बहुत सारे अमाइनो एसिड पड़े ना उसमें वो अटैच हो जाएगा, वही सेम प्रोसीजर से एटीपी अटैच होगा, अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेसिस की मदद से फिर टीआरएनए अटैच होगा, ठीक है। ये उसका वही सेम प्रोसीजर, वापस एक्टिवेटेड था, अमाइनो एसिड ट्रांसफर कर दिया, खाली टीआरएनए हो गया, वापस वो एक्टिवेशन के लिए चला गया, ठीक। अब बताओ अब क्या हुआ, ये एक नया टीआरएनए, सेकंड टीआरएनए जो आया था उसमें वो अपना खुद का अमाइनो एसिड और जो पहले वाला टीआरएनए आया था उसका अमाइनो एसिड उसमें अटैच हो गया। कौन सा बॉन्ड बना के, ये है तुम्हारा पेप्टाइड बॉन्ड बना के। हुआ क्या क्लियर इतना? अब बताओ अब क्या होगा, ये यहीं रुक जाएगा? नहीं, अब ये पूरा का पूरा राइबोसोमल यूनिट कहां शिफ्ट होगा, 3' एंड पे। मतलब कुछ इस तरीके से कि अब वापस ये क्या है, अगले तीन कोडॉन्स है, पता है ना ट्रिपलेट्स में हर चीज होती है, और पूरा का पूरा ध्यान से देखो, ठीक है, पूरा का पूरा तुम्हारा जो अब राइबोसोम यूनिट है वो इस जगह शिफ्ट हो गया। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो शिफ्ट करवाते जा रही हूं। अब ये पूरा का पूरा राइबोसोम यूनिट कहां हो गया, आगे शिफ्ट हो गया। अभी देखो, अभी ये पुराना वाला सेकंड नंबर वाला टीआरएनए है जिसमें उसका खुद का अमाइनो एसिड और पहले वाले टीआरएनए का अमाइनो एसिड अटैच है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि नया टीआरएनए मॉलिक्यूल विद इट्स अमाइनो एसिड ए वाली साइड से क्या करेगा, अंदर एंटर करेगा। अंदर एंटर करके कहां आएगा, पी वाली साइड पे आएगा, ठीक है, कहानी ध्यान से सुनो, पी वाली साइड पे आएगा, उसके एंटी कोडॉन मैच करेंगे, फिर उसका अमाइनो एसिड जैसे ही इस अमाइनो एसिड के पास में आएगा तो दोनों एक्टिवेटेड टीआरएनए, तो होगा क्या, वापस पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन बनेगा। मतलब अब ध्यान से देखना है वापस, अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है जहां पे अमाइनो एसिड और टीआरएनए जुड़े हुए ये टूट जाएगा और पूरा का पूरा ये दोनों अमाइनो एसिड, मतलब पिछले वाले का अमाइनो एसिड और सबसे पहले वाले का अमाइनो एसिड, पूरी की पूरी चेन उठेगी और यहां शिफ्ट हो जाएगी। मतलब ये पूरा शिफ्ट कहां हो जाएगा, यहां पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये रहा तुम्हारा अमाइनो एसिड नंबर 2 क्योंकि जो आया था, और इसके ऊपर रहा ये रहा अमाइनो एसिड नंबर 1।
हुआ क्लियर? अब ये क्या हो गया, ये टीआरएनए वापस खाली हो गया, कुछ है ही नहीं उसमें लगा हुआ, तो अब ये क्या करेगा, ये ई वाली साइड से क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। अब ये यहां से निकल जाएगा बाहर। तो अब देखो वापस ये क्या हो गया, इनएक्टिवेटेड टीआरएनए। ये कहां चला जाएगा, वो पहले वाले के साथ चला जाएगा खुद एक्टिवेट करवाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे अमाइनो एसिड भी है साइटोप्लाज्म में, बहुत सारा एटीपी भी है कि नहीं, और क्या करेगा, चार्ज करेगा। फिर अब प्रोटीन ऐसा तो है नहीं कि जो हमारी प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है या अमाइनो एसिड 2-3 ही होते हैं, वो तो लंबी लंबी चेन्स होती है, तो हमें ढेर सारा अमाइनो एसिड चाहिए, मतलब ढेर सारे टीआरएनए अटैच अमाइनो एसिड में चाहिए। तो ये खाली नहीं जाएंगे, ये वापस चार्ज होके वापस गोल घूम के यहाँ आ जाएंगे नए अमाइनो एसिड के साथ जुड़ के। ठीक, अब क्या होगा, अब खुद समझो। अब वापस ये वाला आगे शिफ्ट होगा, नया वाला, ये वाला जो अभी पी साइट में है, ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला जो बीच का अभी जो टीआरएनए है, ये कहां पे, ये अभी पी साइड पे है कि नहीं, पी साइड पे। अब जब ये राइबोसोम यूनिट आगे शिफ्ट होगा तो ये पी साइड कहां बन जाएगी, ई साइड पे। उसी टाइम पे नया टीआरएनए एंटर करेगा ए वाली साइड से, अटैच होगा पी वाली साइड पे। जैसे ही दोनों टीआरएनए पास पास में आएंगे तो जो पी वाली साइड का ये जो जितना बड़ा चेन है वो क्या होगा, पूरा का पूरा टूटेगा, और नया वाला जो टीआरएनए है उसका अमाइनो एसिड उस पे जाके अटैच हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा खाली और निकल जाएगा ई साइड से। तो इसी तरीके से ये पूरा का पूरा राइबोसोम यूनिट आगे आगे मूव करता रहेगा जब तक कौन ना आ जाए, स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। क्यों, अब बताओ स्टॉप कोडॉन में हो गया क्या। सपोज करो यहीं पे स्टॉप कोडॉन है, इस जगह पे, ठीक है। सपोज करो ये रहे तुम्हारे स्टॉप कोडॉन, 3' है, और ये अगले जो 3 कोडॉन्स है जिसका नाम है UAA, ये है स्टॉप कोडॉन। अब हमारा राइबोसोम यूनिट क्या हुआ, आगे मूव करेगा। तो चलो मूव करवा देते इस राइबोसोम यूनिट को आगे। तो ये राइबोसोम यूनिट मूव किया आगे यहाँ पे, और ये गया यहाँ पे, ठीक, ये आगे मूव किया, ठीक है। अब ये मत बोलना मैम आपका राइबोसोम हर स्टेप के साथ इंक्रीज होता जाता है। हाँ ठीक है, बढ़ तो रहा है, पर तुमको समझाने के लिए बढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलो, तो ये सपोज करो छोटा बना देते, ठीक, आई बात समझ में। ये आगे मूव हुआ, अब बताओ क्या होगा। अब हमको पता है कि जैसे ही स्टॉप कोडॉन आया उसके अगेंस्ट कोई टीआरएनए है ही नहीं, कोई आएगा ही नहीं यहाँ पे कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री तो कुछ है ही नहीं। कितने, 3 स्टॉप कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री कुछ है ही नहीं। अब ये राइबोसोम बस वेट कर रहा है कि कोई तो आए, पर इतना टाइम नहीं है। जैसे ही उसने देखा कुछ आ ही नहीं रहा है, मतलब कौन सी प्रोसेस आ गई, इनिशिएशन जैसे AUG से हुई थी, तो अब सिंस कोई टीआरएनए आ ही नहीं रहा है, मतलब प्रोसेस को यहीं तक रोकना है। मतलब ये स्टॉप कोडॉन है, मतलब ये कौन सी प्रोसेस हुई, टर्मिनेशन। तो शुरू हुई थी इनिशिएशन से, फिर एक एक राइबोसोम यूनिट आगे मूव करता गया, नया टीआरएनए मॉलिक्यूल आता गया, फिर आगे शिफ्ट होता गया, फिर नया टीआरएनए, तो उसी जैसे ही आया पी साइड पे आया, पूरा राइबोसोम यूनिट आगे मूव किया, नया टीआरएनए मॉलिक्यूल, चार्ज टीआरएनए मॉलिक्यूल आया। जैसे ही 2 चार्ज टीआरएनए मॉलिक्यूल पास पास में गए, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ का अमाइनो एसिड निकल के इसमें आ गया, ये वाला अब खाली हो गया, टीआरएनए निकल गया ई साइड से। अब ऐसे ऐसे शिफ्ट होते गया, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलोंगेशन बोलते हैं। और जब हमारा राइबोसोमल यूनिट एंड में पहुंचा जहां पे स्टॉप कोडॉन है, तो वहां पे क्या हुआ, कोई आया ही नहीं, तो राइबोसोम को पता चल गया कि कहानी यहीं तक थी। तो क्या होता है, ये सारा का सारा डिसोसिएट हो जाता है, मतलब स्मॉलर यूनिट टूट अलग हो जाएगा, लार्जर यूनिट अलग हो जाएगा, और ये पूरी चेन और ये टीआरएनए भी अलग हो जाएगा। और रिजल्ट क्या होगा कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और ये स्मॉलर यूनिट भी अलग होके निकल गया। तो अब तुम्हारे पास एंड में क्या बचेगा, अब यहाँ पे मैंने भले 3 ही बनाया है, पर एक्चुअल में होगा क्या, ऐसी बहुत लंबी अमाइनो एसिड की चेन बनी रहेगी, है ना। ऐसे लंबी लंबी अमाइनो एसिड की चेन बनी रहेगी पहले से पूरी, ठीक है। बस अब ध्यान से देखोगे कि तो अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन, एक था मोनोमर जो था अमाइनो एसिड में, बहुत सारे अमाइनो एसिड आ गए तो पॉलीमर बन गया, मतलब पॉलीपेप्टाइड की चेन बन गई। पेप्टाइड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 2 मोनोमर के बीच में कैसा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड की चेन बन गई। लो, बन गया तुम्हारा प्रोटीन। प्रोटीन अभी नहीं बना है, अभी इसका क्या होगा, पैकेजिंग होगा, अभी पैक भी तो करना बाकी है। तो पैकेजिंग दूसरे ऑर्गेनेली में होगा, तो साइमल्टेनियसली वो पैकेजिंग भी करता चला जाएगा, और इस तरीके से प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। हुआ क्लियर। चलो अब पढ़ लेते हैं। तो देखो जरा, ये हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अगर यहाँ डायग्राम दिख रहा है तो तुम देखोगे ये क्या है, ये तुम्हारा एमआरएनए है। नीचे डार्क ग्रीन वाला क्या है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ आरआरएनए, जो सबसे पहले अटैच होता है। ऊपर क्या है, लार्जर यूनिट ऑफ
rRNA, ठीक है, जिसमें क्या 3 साइट्स होती हैं, कौन कौन सी? ए साइट दिख रहा है यहाँ पे, ए साइट जहां से कौन एंटर करेगा? तुम्हारा tRNA, चार्ज tRNA कैरिंग अमाइनो एसिड। फिर जब वो पी पे जाएगा तो 2 अमाइनो चार्ज tRNA साथ साथ में रहेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और खाली tRNA मॉलिक्यूल ई साइड से निकल जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा? न्यूली बॉर्न प्रोटीन की एक लंबी सी चेन बनती जाएगी। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी लंबी चेन बन रही है इसमें, तो अगर मैं बात करूं तो सबसे नया अमाइनो एसिड कहां मिलेगा? तो सबसे नया अमाइनो एसिड इस जगह मिलेगा, और जो सबसे पुराना अमाइनो एसिड रहेगा वो चेन के स्टार्टिंग में मिलेगा। मतलब समझो बात को, जहां से ये चेन शुरू हुई है वो रहेगा तुम्हारा सबसे पहला अमाइनो एसिड, और जहां ये जब डिसोसिएट हुआ सबसे आखिरी वाला जो एंड रहेगा वो रहेगा तुम्हारा न्यूली एडेड अमाइनो एसिड। लो, हो गया। और यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है? ट्रांसलेशन स्टेप पूरी होती है। अब स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे, हमने एक गो में पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो, इफ सच टू, अब ये क्या बोल रहे हैं कि अब क्या हो रहा है? अब देखो, इफ सच टू चार्ज tRNA आर ब्रॉट क्लोजर इनफ, द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली। तो ऑटोमेटिक rRNA के अंदर, मोर स्पेसिफिकली rRNA के बिगर सब यूनिट के अंदर 2 चार्ज tRNA क्या आते हैं? पास पास में आ जाते हैं। होता क्या है? कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। द प्रेजेंस of a catalyst would enhance the rate of peptide bond formation. The cellular factor responsible for synthesizing protein is ribosome. सारी कहानी तो राइबोसोम के अंदर हो रही है। The ribosome consists of structural RNA and about 80 different protein. अब देखो, मतलब एक राइबोसोम भी 80 different protein से मिलके बना है, ठीक। In its inactive state, मैंने कहानी शुरू की थी, inactive stage में कैसा मिलता है वो? तुम्हें 2 सब यूनिट के फॉर्म में मिलेगा। एक्टिव स्टेट में तो वो फुल मिलता है, ठीक है। It exists as 2 subunit, a larger subunit and a smaller subunit. अभी हम पढ़ चुके हैं ये 11th में कि प्रोकैरियोट में 70s के फॉर्म में मिलता है, जिसमें लार्जर सबयूनिट कितने का रहता है? तुम्हारे 70s डिवाइड होता है 50s में लार्जर सबयूनिट और 30s में स्मॉलर सबयूनिट, और यूकैरियोट्स में वो मिलता है 80s का, जिसमें बड़ा सबयूनिट रहता है 60s का और स्मॉलर सबयूनिट रहता है 40s का। ये हम पढ़ चुके हैं, वही लिखा हुआ है आगे। When the small subunit encounters an mRNA, सबसे पहले क्या करता है? छोटा सबयूनिट बाइंड करता है mRNA में। The process of translation of mRNA to protein begin, मतलब इनिशिएशन बेसिकली कौन शुरू कर रहा है? rRNA का छोटा सब यूनिट, राइबोसोम का जो छोटा सब यूनिट है, जब वो mRNA में अटैच होगा तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि अब इनिशिएशन वाली प्रोसेस होना स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। क्योंकि जैसे छोटा ऐड हो जाएगा बड़ा सब यूनिट भी आके अटैच हो जाएगा। बस यहाँ अटैच हुआ ही नहीं कि tRNA, एक्टिवेटेड tRNA ए साइड से, बड़े वाले सब यूनिट के ए साइड से एंटर कर गया अंदर, और कहां चला गया? पी वाली साइड पे। एंटीकोडॉन मैच कर गए, अमाइनो एसिड भी बोला हाँ ठीक है सही लिखा हुआ है, उतने में दूसरा, और जैसे ये हुआ पूरा का राइबोसोम यूनिट आगे शिफ्ट हो गया। देखो, देर आर 2 साइट्स, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है, 2 साइट्स एनसीईआरटी में मेंशन किए, पर बताया मैंने 3 साइट्स होते हैं, ठीक है। इन द लार्ज सब यूनिट फॉर सब्सिक्वेंट अमाइनो एसिड टू बाइंड टू एंड थस बी क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। हम पढ़ चुके 3 साइट्स होती हैं, ठीक है। द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट, है ही कैटलिस्ट। क्या कर रहा है वो? एक तो एंट्री दिला रहा है टीआरएनए को, बोल रहा है पढ़ो कि क्या लिखा है। उसके बाद जब 2 टीआरएनए पास पास में आ जाए तो जो नया अमाइनो एसिड टीआरएनए लेके आया है उसमें पुराने वाले अमाइनो एसिड क्या कर रहा है? निकाल रहा है और जोड़ रहा है, ठीक है। एक्ट एज कैटलिस्ट 23S rRNA इन बैक्टीरिया इन द एंजाइम राइबोजाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये स्पेसिफिकली वो बैक्टीरिया के बारे में बात करें कि कहां पे वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। अ ट्रांसलेशनल यूनिट इन एमआरएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट इज फ्लैंक्ड बाय स्टार्ट कोडॉन। हमने तो पढ़ा ही है, एमआरएनए शुरू कहां से होता है? स्टार्ट कोडॉन से। कौन सा? AUG, जो क्या कोड करता है? इनिशिएशन कोडॉन तो बोलते हैं, साथ में मीथियोनिन बोलते हैं। खत्म कहां होता है? स्टॉप कोडॉन पे। एंड द स्टॉप कोडॉन, कितने स्टॉप कोडॉन है? 3। कौन कौन से? UR, युगा, UAA, UGA, UAG, ठीक है। और ये तीनों का कोई कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए होता है? होता ही नहीं है, इसलिए तो राइबोसोम बोलता है जब कोई आ ही नहीं रहा इसका मतलब क्या करना है? प्रोसेस को यहीं रोकना है। And stop codon and codes for a polypeptide. And mRNA also has some additional sequence that are not translated. मैंने बताया था कि mRNA में क्या रहता है। अभी तक हम कैसे पढ़ रहे हैं? mRNA है, स्टार्टिंग में AUG है, एंड में स्टॉप कोडॉन है, पर नहीं,
इसके भी पहले कौन सा रीजन होता है जो कुछ नहीं करता, जिसको ट्रांसलेट नहीं किया जाता, जिसको क्या बोलते हैं, यूटीआर, referred as untranslated region, UTRs बोलते हैं. The UTR are present at both 5' end before start codon, but obvious यहाँ start codon के पहले, मतलब पहले UTR होगा, फिर तुम्हारा स्टार्ट कोडॉन होगा AUG, फिर तुम्हारा मेन काम के कंटेंट होगा जीन, फिर एंड में स्टॉप कोडॉन होगा यहाँ पे, ठीक है, स्टॉप कोडॉन रहेगा, और एंड में वापस क्या रहेगा तुम्हारा UTR, ठीक है, 3' एंड पे, 5' एंड पे भी, 3' एंड पे भी. एंड एट 3' एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस. एफिशिएंट क्यों? क्योंकि राइबोसोम को पता चलना चाहिए कि कहानी शुरू कहां से करनी है, और हाँ कंफर्म हो गया, हाँ खत्म हो गया. आई कहानी समझ में? अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है. For initiation, the ribosome bind to the mRNA at the start codon. अरे ये तो सेम ही चीज है. अगर तुम ट्रांसक्रिप्शन बोलो, उसके बाद ट्रांसलेशन बोलो, या फिर तुम रेप्लिकेशन बोलो, हर जगह कहानी कहाँ से शुरू होती है? जहां से इनिशिएशन शुरू होगा. ठीक है, मोर स्पेसिफिकली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में बस इतना अंतर होता है कि ट्रांसक्रिप्शन में कौन अटैच होता है? पॉलीमरेज अटैच होता है. कौन सा पॉलीमरेज अटैच होता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. पर वो भी अटैच कहाँ होता है? इनिशिएटर साइड पे. ठीक है, और वहां कौन ऐड करता है? एक फैक्टर रहता है. कौन सा? सिग्मा फैक्टर. अब बोलोगे मैम यहाँ कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं. होते हैं, तुम्हारी बुक में नहीं दिए हुए हैं, पर जो प्रोकैरियोट्स है उसमें भी इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, जिसको IF1 बोलते हैं. तो टोटल IF1 वैसे 1 2 3 होते हैं किसमें? प्रोकैरियोट्स में. और यूकैरियोट्स में अराउंड 11 इनिशिएशन फैक्टर होते हैं. सोचो, जब 11 फैक्टर, जैसे सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर हमने पढ़े थे, वैसे ट्रांसलेशन में वो प्रोसेस शुरू करने के लिए प्रोकैरियोट्स में कितने फैक्टर रहते हैं? 3 फैक्टर रहते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? IF1, IF2 और IF3. ठीक है, और सेम ऐसे ही फैक्टर कितने होते हैं? 11 होते हैं. किस में? यूकैरियोट्स में. तब जब वो जाके एमआरएनए की इनिशिएटर वाली साइड पे जुड़ते हैं, तब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है. पर वहां इनिशिएशन कौन करा रहा था? मतलब जुड़ कौन रहा था? पॉलीमरेज. यहां कौन जुड़ रहा है? तुम्हारा राइबोसोम का पहले स्मॉलर सब यूनिट. ठीक है, तो देखो वही लिखा है, फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड्स टू द एमआरएनए एट द स्टार्ट कोडॉन that is recognized only by the initiator tRNA. तो ये जो इनिशिएटर tRNA है ना, वो कौन करेगा? सिर्फ वही उसको रिकॉग्नाइज करेगा. और रिकॉग्नाइज कब करेगा? जब इसके अलग अलग फैक्टर्स आके अटैच होंगे. ठीक, आगे देखो. द राइबोसोम प्रोसीड टू द इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. मतलब सबसे पहले क्या होता है? इनिशिएशन, जिसमें क्या हुआ? एमआरएनए था, तुम्हारा स्मॉलर सब यूनिट अटैच हुआ. जैसे ही स्मॉलर सब यूनिट क्यों अटैच हुआ? क्योंकि वहां पे क्या था? इनिशिएटर फैक्टर्स अटैच हुए. प्रोकैरियोट में 3, यूकैरियोटिक में 10. जैसे अटैच हुए, बड़ा वाला सब यूनिट आके अटैच हुआ. अब सबसे पहले कौन सा tRNA आएगा? इनिशिएटर tRNA, जो ये प्रोसेस स्टार्ट करवाएगा. जो कहां अटैच होगा? AUG पे अटैच होगा. आया, लो ये फर्स्ट स्टेप हो गई, जिसका नाम क्या है? इनिशिएशन. अब क्या शुरू होगा? इलोंगेशन, मतलब बढ़ते बढ़ते चले चलो. राइबोसोम कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? 3' की तरफ मूव करेगा. तो राइबोसोम का दोनों लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट जैसे ही शिफ्ट हुआ, अब क्या होगा? अब नया tRNA आएगा, है ना. और ये पुराना वाला tRNA ई वाली साइड पे रहेगा. फिर जैसे ही दोनों चार्ज tRNA पास में है, तो ये पुराना वाला tRNA का जो अमीनो एसिड है वो निकलेगा और पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा नए वाले के साथ. और ये tRNA अब खाली हो गया, तो वो एग्जिट साइड से निकल जाएगा. अब ये राइबोसोम क्या करेगा? और 3' एंड की तरफ और शिफ्ट हो जाएगा. अब नया tRNA आएगा अमीनो एसिड लेके. तब तक ये जो पहले वाला tRNA था, जो P साइड में था, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? E साइड में. बस ऐसी ही शिफ्टिंग होते होते कहाँ पहुंच जाएगा? एंड में, है ना. देखो जरा, तो यही जो शिफ्टिंग हो रही है, एक नया tRNA आ रहा है, पुराना वाला tRNA निकल रहा है, उसका अमीनो एसिड इसमें जुड़ रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इलोंगेशन. द राइबोसोम प्रोसीड टू द इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ड्यूरिंग दिस स्टेज, complex composed of an amino acid linked to tRNA sequentially bind to the appropriate codons in mRNA by forming complementary base pair with the tRNA anticodon. और ये सारी चीजें हो कब रही हैं? कंफर्म कब हो रही कि हाँ इसी के साथ जुड़ना है? जब जो tRNA आया, उसके एंटीकोडॉन ने कोडॉन के साथ मैचिंग की. बोला हाँ, जो इसमें लिखा है वही एंटीकोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ लिखा हुआ है. तो अब ऊपर वाला अमीनो एसिड, नया अमीनो एसिड जो बगल वाला है, उसको जोड़ने के लिए क्या है? तैयार है. बिल्कुल लिटरली ऐसी सारी कहानी होती है. ठीक है, अब देखो, द राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन. अच्छा, कोडॉन टू कोडॉन तो मूव करेगा, और बताओ कौन सी डायरेक्शन में? 5' to 3'. ठीक है,
along the mRNA amino acid are added one by one, but obvious one by one add होते जाएंगे, translated into polypeptide sequence dictated by DNA and represented by mRNA। तो mRNA में सीक्वेंस लिखा हुआ है कि इस अमाइनो एसिड के बाद ये अमाइनो एसिड जुड़ना चाहिए, इसके बाद वो जुड़ना चाहिए। तो ये कंफर्म कौन कर रहा है? टीआरएनए का एंटीकोडॉन कंफर्म कर रहा है कि हाँ यही जोड़ना है कि नहीं। जैसे टीआरएनए ने बोला ओके, नीचे का मैच कर गया, कॉम्प्लीमेंट्री मैच कर गया, तो अब ऊपर का क्या होगा? ये वाला अमाइनो एसिड इसमें ऐड होगा। यहाँ भी कुछ स्टेप्स होती है पर वो तुम ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ोगे, ठीक है? इतना हुआ क्लियर। अच्छा, तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम सपोज करो गलती से कोई दूसरा टीआरएनए घुसाया जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था, तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो वापस निकल जाएगा, ठीक है? दूसरा आ जाएगा उसकी जगह पे, क्योंकि वो सिंस कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था तो वो अटैच थोड़ी ना होगा, ये प्रोसेस कराएगा ही नहीं, ठीक है? देखो जरा, तो ये हो गया कोडॉन टू कोडॉन। एट द एंड अब कहां पहुंचा ये तुम्हारे राइबोसोम? एंड में, जहां क्या लिखा हुआ है? स्टॉप कोडॉन, उसके ऊपर ताकि कोई अटैच ही नहीं होगा। तो देखो रिलीज फैक्टर, सेम ऐसे ही रिलीज फैक्टर टर्मिनेशन फैक्टर बोलते थे हम ट्रांसक्रिप्शन में, जहां पे रो फैक्टर जुड़ता था, और यहां क्या बोलते हैं? रिलीज फैक्टर। बाइंड टू द स्टॉप कोडॉन टर्मिनेटिंग ट्रांसलेशन। बेसिकली रिलीज फैक्टर या टर्मिनेशन ऐसे होता है, मैंने बताया जैसे तुमको, राइबोसोम पहुंचा स्टॉप कोडॉन पे, अब टीआरएनए आया ही नहीं कोई, उसको स्टॉप कोडॉन को रीड करने वाला कोई है ही नहीं, तो जब कोई आया ही नहीं तो पॉलीमरेज ने बोला लगता है कहानी यहीं तक थी, यहीं पे फिनिश करना है सारा। तो देखो terminating translation and releasing the complete polypeptide from the ribosome। हर चीज अलग अलग हो जाएगी, पूरी पॉलीपेप्टाइड की चेन अलग निकल जाएगी, वो फिर फर्दर, अभी तो सिर्फ लीनियर चेन बनाई ना, वो फोल्डिंग होने के लिए चले जाएगी। जब फोल्ड होगी, अब ये फोल्डिंग तुम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो कि सबसे पहले अभी तो लीनियर चेन बनाई, फिर होगी अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड, मतलब 2D स्ट्रक्चर, फिर आएगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, अलग अलग फोर्सेज इन्वॉल्व रहेंगे, वैन डर वाल फोर्स, हाइड्रोजन फोर्स, सल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ये जब सब बनेंगे तब जाके कहीं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनेगा, और फिर 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा, ग्लोबुलर पूरा प्रोटीन, ठीक है? और यहाँ पे तुम्हारा एमआरएनए भी अलग हो गया, तुम्हारा सब यूनिट भी अलग हो गया, तुम्हारा ऊपर का लार्जर यूनिट भी अलग हो गया, ठीक, और टीआरएनए भी अलग हो गया। ओके, रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम, और यहाँ पे तुम्हारा ट्रांसलेशन होता है क्या? खत्म। अब क्या करोगे? जो भी समवॉट कुछ थोड़ा बहुत टॉपिक रह गए हैं तो क्या करना है? रिवाइज करना है, वापस जाके पढ़ना है, याद करना है। तो क्या करना है? www.magnetbrains.com टाइप करना है। जैसे ही टाइप करोगे ये होम पेज आएगा, क्लास 12 सिलेक्ट करना है, क्लास 12 सिलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, मेरा ही नहीं, फिजिक्स में कोई डाउट है तो फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ्स क्यों पढ़ोगे? अच्छा, पीसीएमबी वाले स्टूडेंट मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है? कोई दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं तो वहाँ क्लिक करोगे, वहाँ पे सारे चैप्टर्स मिलेंगे, बस उस पर सिलेक्ट करोगे और सुनना शुरू करोगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक पढ़ते रहना है, बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में।